ओके, चलो आप सभी का वेलकम आज के हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार में। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर। पिछले 2008 से मैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ और भगवान की ऐसी कृपा है कि 2011 से सारी साइंसेस को पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, लाल किताब और हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी। ओके, तो हमारे यहाँ हर महीने ज्योतिष, वास्तु, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट तो हर महीने कोर्स लॉन्च होते हैं। ओके, और वास्तु 2 महीने में एक बार लॉन्च होता है। और छोटे छोटे कोर्स, चाहे वो जीवो सिंबल है, क्रिस्टल्स के कोर्स हैं, रुद्राक्ष का कोर्स है, सिजिल सिंबल्स हैं, स्विचवर्ड्स हैं, ये बीच बीच में कोर्स आते रहते हैं। तो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। आज हम थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। ओके, ताकि एटलीस्ट आपको पता लगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है। ओके, और देखिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि हर ऑकल्ट साइंस की जो मदर है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एटलीस्ट आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बेशक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कराने वाला हूँ यहाँ पर कोर्स में, इसके साथ साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। क्योंकि आपने मेरे से, जिसने मेरे से टैरो पढ़ा होगा, आपने पता है टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, जिसने भी पढ़ा है उनको पता है कि बिना ज्योतिष के ना तो मैंने टैरो पढ़ा है, ना मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है और ना ही मैंने वास्तु पढ़ा है। ओके, इसलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी मैं आपको बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नहीं पढ़ाऊंगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है क्या बेसिकली? वो भी हमारे जो वैदिक सिस्टम है उसी का रिफाइंड वर्जन है, उसी का एक इजी वर्जन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। मतलब अगर कंटेंट कंटेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पढ़ना है तो कम से कम 2 साल आपको, कम से कम कह रहा हूं मैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट कंटेंट 2 साल लगेगी पढ़ने में। उसके बाद रिसर्च करने के बाद और प्रिडिक्शन जब आएगी आपको 2 4 5 साल और लग जाएंगे आपको। तो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना है आपको तो 7 8 साल का प्रोसेस है कम से कम। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वैदिक तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं हम, लेकिन हमने अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा सा पढ़ाना ज्यादा शुरू कर दिया है। पढ़ाते पहले भी थे, लेकिन पहले 3 महीने में एक बार पढ़ाते थे, अब हर महीने पढ़ाते हैं, ताकि लोगों में अब थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम हो गया है, लोग जल्दी सीखना चाहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको टाइम लगेगा, बेटर है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी स्विच कर लीजिए आप। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जैसे हमारी 25 क्लास का कोर्स है ये, 25 क्लास करने के बाद और 3 महीने सिर्फ मेहनत कर लेना जो हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। चौथे महीने से आप इस लायक हो जाओगे कि किसी भी ऐप में काम कर सकते हो। ओके, और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरी कमिटमेंट जो होती है, मेरा, मैं आपको जो बताता हूँ वो एज पर होता है। जो बोल दिया वो होता है। फिर जिस जैसे अभी रोज ही मेरे को फोन आ रहे होते हैं टैरो के, न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट, सर आज इस ऐप में लग गए हैं, आज इस ऐप में काम करने लगे हैं। लोग अपने सैलरी तक भेजते हैं, सर आज इस महीने 50,000 कमाया है, इस महीने 1.5 लाख कमाया है, इस महीने 75,000 कमाए हैं। तो खुशी होती है हमें। और वो कहते हैं कि सर जो आपने बोला था ना कि जो मेरी गाइडलाइन पे चलेगा उसको 1 2 महीने में वो टैरो एक्सपर्ट बन जाएगा, 3 महीने न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बन जाएगा, सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखिए, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरे से, मेरा कोई दुश्मन भी अगर मेरे से राय लेने आएगा ना, मैं उसको भी राय ठीक दूंगा। और ये आप सभी के लिए भी क्लू है, हमेशा सजेशन। आपका दुश्मन भी अगर आपसे मांग लेना, उसको सही सलाह देना, सही काउंसलिंग करना उसकी। क्यों? सलाह का मतलब होता है जुपिटर। किसी को अगर आप गाइड करते हो, किसी को रास्ता दिखाते हो ना, इसका मतलब है आप अपना जुपिटर ठीक कर रहे हो। और इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर अगर जुपिटर ने आपका साथ दे दिया है ना, तो समझ लेना आपकी वाणी से जो निकलेगा ना वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार जो तू बोलता है वो हो जाता है ना। तो ये है, अगर किसी ने जुपिटर को सिद्ध कर लिया तो आपकी वाणी, आपके मुख से जो निकलेगा वो इवेंट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप सभी, क्योंकि आप सभी किसी ना किसी फील्ड से जुड़े हैं, आज नहीं तो कल कंसल्टेंट बनेंगे, कोई पढ़ाएगा, इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करना है आपने। तो सलाह, गाइडेंस हमेशा सही देना, चाहे कोई मांगने आए, आपसे पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कंसल्टेशन लिया है या नहीं। ओके, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा इजी है। 3 महीने में आप इस लायक बन जाते हो कि सामने वाले को कंसल्टेशन दे सकते। ठीक है, अभी गुरप्रीत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वो वक्री ग्रह का क्या होता है। देखिए, वक्री ग्रह टेक्निकली, मैथमेटिकली कोई भी ग्रह उल्टा, वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है कि हमें जब अर्थ से हम उस प्लैनेट को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि प्लैनेट की मूवमेंट है वो थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति में लगती है, दिखती है, लेकिन होती नहीं है। वो कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चल सकता। ठीक है, ये तो है मैथमेटिकल पार्ट। प्रेडिक्टिव पार्ट में अगर आप बात करेंगे, कोई प्लैनेट अगर आपका वक्री बैठा है, तो अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो
एक प्लैनेट को कुंडली के अंदर, आपकी जो कुंडली होती है कोई भी हर प्लैनेट को बहुत तरह से बल मिलता है ना, उसके पावर आती है कि किसी स्थान पर बैठने पर कोई उसको देख रहा है, किस हाउस में है, किसकी राशि में है, किसके नक्षत्र, वो तरह से एक पावरफुल बनता है, मतलब उसको बल आता है किसी प्लैनेट में। तो एक बल मिलता है उसको चेष्टा बल, किसी एक प्लैनेट को चेष्टा बल मिलता है। जब हम 5 तरह के बल निकालते हैं प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है उसको नापने के लिए, एक होता है चेष्टा बल, वो निकलता है वक्री से। अगर आपके प्लैनेट वक्री हैं कुंडली के अंदर, जो प्लैनेट वक्री है उसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब ये हो गया, अगर मैं लेमन की भाषा में समझाऊं आपको, कि जैसे होता है ना इंसान को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपके लाइफ में एफर्ट्स बढ़ा देता है वो प्लैनेट। पहली बात तो आपके पास ये रिजल्ट आता है वक्री प्लैनेट का, कि आपके लाइफ में एफर्ट्स बढ़ा देगा। इसलिए बोला गया है जिस इंसान के जितने ज्यादा प्लैनेट कुंडली में वक्री होंगे, रेट्रो होंगे, उतना ही वो इंसान की लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंस रहेगी, या लाइफ में एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी लाइफ बड़ी वो हो जाएगी, पैसा नहीं कमा पाओगे, नहीं फेम, ऐसा नहीं है। हाँ, लाइफ में आपके स्ट्रगल जरूर रहेंगे, लाइफ में जो मिलेगा स्ट्रगल से मिलेगा। उसमें से भी ये बोला गया है जो मेजर प्लैनेट होते हैं आपके, सैटर्न एंड जुपिटर, अगर ये दो प्लैनेट आपके वक्री हो जाते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ, हार्ड लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी बन जाएगी, ये पक्का है। ठीक है, ये है। दूसरा, अब इसका एक और रिजल्ट आता है वक्री प्लैनेट का, वैसे कभी करा देंगे, अब आपने मेरे को क्लू दे दिया, आप 2-4 दिन के वर्कशॉप वक्री प्लैनेट पे कराएंगे आगे। ठीक है, अब मेरे अंदर से वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर जाग गया है। ठीक है, तो वक्री प्लैनेट का मतलब यह है कि उस वो रिजल्ट बहुत जल्दी देता है, ये भी मतलब है। कोई प्लैनेट वक्री होगा उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, ड्रास्टिक आएंगे, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। ओके, और अपने अपने प्लैनेट की सिग्निफिकेशन है कि कौन प्लैनेट वक्री होकर क्या करता है, उसके लिए फिर वर्कशॉप आइएगा, आपको सिखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गुरप्रीत जी आपके आंसर मिल गए होंगे। Yes, sir. Thank you for the details. थैंक यू। चलो, रघुवीर जी। राधे कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरा भी इसी से रिलेटेड था कि कंबस्ट जो ग्रह होते हैं ठीक है, उनका बहुत रिजल्ट अच्छा। क्या होता है? देखिए मुझे अच्छा लगता है आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाकई में मुझे अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं आप। कंबस्ट, अब बेसिकली मैं तो बताता चला जाऊंगा, बाकी सारे लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष नहीं जानते, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। कंबस्टन का मतलब होता है कोई भी प्लेनेट कुंडली में, आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठा है। पहली कंडीशन क्या है कंबस्टन की? कंबस्टन का हिंदी में अर्थ होता है अस्त हो जाना, अस्त हो जाना। ठीक है, तो अस्त कौन कर सकता है? एक अकेला प्लैनेट है जो ल्यूमिनरी प्लैनेट है, जो सबसे कहते हैं ना एनर्जी वाला प्लैनेट है, वो है सूर्य, सन। तो कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठा है, पहली बात, पहली कंडीशन। दूसरा, सूर्य से क्लोज डिग्री में है ना। अब टेक्निकली जाएंगे तो हर एक प्लैनेट की डिग्री वाइज डिफरेंस होता है ना, उसमें नहीं जाएंगे हम। देखिए ये समझ लीजिएगा, सूर्य जिस डिग्री पर है आपका कुंडली में, दूसरा प्लैनेट उसी भाव में सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट आगे या पीछे है, उसके अंदर है, तो वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। ये समझ लो, आप ये समझ लो, जैसे मैं दिल्ली में हूं, हमारा दिल्ली के सीएम है केजरीवाल साहब, मेरे घर पर आ गए। ठीक है, वैसे तो मैं बुलाऊंगा नहीं ठीक है, फिर भी चलो आ गए, अच्छी बात है भाई, दिल्ली के सीएम है, मालिक है। अब मेरे घर में मोदी साहब आ गए, तो मैं मोदी जी को पूछूंगा या केजरीवाल साहब को पूछूंगा? ऑब्वियसली मोदी को पूछूंगा, वो पीएम है। अब क्या, जब सीएम मेरे घर पे थे तो सीएम एक बड़ा चेहरा था, जैसे पीएम आए तो सीएम तो 36 सीएम है हमारे देश में। ठीक है, तो पीएम तो अकेले है ना, तो वो सूर्य है। तो सूर्य ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, उस छोटे प्लैनेट को, केजरीवाल को, उसका वजूद कम कर दिया। अब उसके तरफ फोकस कम हो जाएगा, उसका चेहरा चमकेगा। ठीक है, ये मतलब। ठीक है जी, तो अब अस्त होने का मतलब है कि सूर्य ने उसकी पावर को घटा दिया, तो इसलिए जो प्लैनेट कंबस्ट होता है वो अपने 100% रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता, यानी उसके फल में कमी होती है, फल में कमी आती है ऑब्वियसली, है ना। अब केजरीवाल साहब को कौन पूछ रहा है? मोदी को पूछेंगे ना सर, मोदी आ गया चल, थैंक यू सर। प्रियंका, यस प्लीज प्रियंका। इसलिए कहते हैं हमसे कुछ भी पूछो, मजा आता है हमें तो क्वेश्चन आंसर करने में। प्रियंका,
प्रियंका अनम्यूट कर सकते हो आप, यस प्लीज। वैसे भी सर क्वेश्चन आंसर करते हैं तभी मतलब कोई भी जानकारी होती है तो बाहर निकल के आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं पूछो, एक हमारा ही प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर हम ये नहीं कहते भाई साहब आज ये है तो वास्तु नहीं पूछना, न्यूमरोलॉजी नहीं पूछना, क्योंकि भगवान ने कृपा दे रखी है कि जो मर्जी पूछो आप उसका आंसर मिलेगा। 99.999% तो मिलेगा, बाकी 1% में कोई ब्रह्मा तो होंगी, नहीं होगा तो मना कर दूंगा, नहीं आता भाई। ठीक है, प्रियंका जी प्लीज। हाँ ये सर जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। सर आप कुंडली भी देख रहे हैं क्या ऑनलाइन? आपको दिखानी है मैडम? हाँ सर। चलो आप ही देख लेंगे आज, ठीक है, क्या पूछना है? ओके सर, मुझे बस देखना था सर मेरे लिए सर, ये अकल्ट फील्ड कैसा है सर, क्या मेरे कुंडली में वैसे योग है? ओके मुझे चलो, सर ज्योतिष का बड़ा मैं ये बता दूंगा आपको। बेसिकली क्या होता है, देखिए प्रियंका जी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और ये नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ अभी 2008 से 2022 यानी कि 14 साल का मतलब, अगर मैंने 14 साल पढ़ाई की ना तो मेरा एक्सपीरियंस 28 साल का है। मैंने इतना पढ़ा है, इतनी मेडिटेशन की है, इन साइंसेस को जिया है मैंने। मेरा अनुभव ये कहता है कि कुंडली में योग है या नहीं है मतलब नहीं है, आपके पास वो नंबर है या है मतलब नहीं है। मैंने जो समझा है, मेरी अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। देखिए ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये ईश्वरीय विद्या है, ये कोई हर कोई नहीं सीख सकता, ये तो पक्का है ना, इसलिए हम इसको ऑकल्ट वर्ल्ड बोलते हैं, ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की विद्या। अगर भगवान ने ये चीज बनाई है, ऋषियों ने बनाई है, तो मानवता के लिए बनाई है, इंसान के सुख के लिए, इंसान जान सके, कुछ रेमेडी कर सके, हमारा भला हो सके, इसलिए बनाई है ना। तो मतलब भगवान ह्यूमन बीइंग की मदद करना चाहता है, ठीक है। अब भगवान ने अगर किसी की मदद करनी है इंसान की, तो खुद तो आएंगे नहीं, और क्योंकि आ तो जाए, लेकिन हमें ना तो बुलाना था, ना हमारी इतनी सिद्धि इतनी कि हम उनके दर्शन कर सकें, उनको सुन सकें। तो क्या करते हैं वो ईश्वर, हम जैसे कुछ अच्छी सोल को पकड़ते हैं, वो उनको कहते हैं विद्या सीख लो, और हमारे थ्रू उसका काम कराते हैं। अगर कोई कंसल्टेंट ये समझता है कि उसने कुंडली से देखकर बता दिया, उसने नंबर से बता दिया, उसने वास्तु ठीक कर दिया, वी आर नथिंग, हम कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ मीडियम है एक तरह से। जो ईश्वर कह रहा है, थोड़ा ज्ञान लिया, तो नॉलेज ली, उसका स्मरण किया, और उसकी इच्छा आज्ञा से सामने लोग बता। तो ये बेसिकली जिसको ईश्वर चाहता है कि भाई इसका थोड़ा भला हो जाए, रेमेडी कर ले, या इसका आने वाला फ्यूचर थोड़ा दिख जाए इसको, है ना, तो ईश्वर हमारे थ्रू उसको कहलवाता है। वरना कोई किसी का फ्यूचर जान सकता है क्या? मजाक है, तो ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं जानता, है ना। तो लेकिन अगर आपकी कभी नेक नियत है, प्रियंका जी, मेरे गट फीलिंग है ये, है ना, अगर आपकी नेक नियत है, आपकी नियत ऐसी है, आपकी इंटेंशन ऐसी कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, चाहे मैं इस विद्या को जानकर करूं, चाहे मैं कैसे भी लोगों की हेल्प कर पाऊं, अगर आपको लगा मैं ऑकल्ट वर्ड सीख के चलो किसी को रास्ता दिखा पाऊं, किसी के दुख को बांट पाऊं, अगर आपकी ऐसी फीलिंग है, तो मैं कहता हूं कोई योग बनता नहीं बनता, कुंडली में डजंट मैटर। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लाल किताब एक्सपर्ट, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपकी कुंडली देखकर बता दूंगा कि क्या दशाएं चल रही है, क्या योग चल रहे हैं। सबसे पहले अगर आप थोड़ी सी कुंडली जानते हैं तो देख लेना, अगर आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, 8th हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा चल रही है, मरकरी या जुपिटर में से कोई दशांतर दशा में चल रहा हो, तो आप एस्ट्रोलॉजी आराम से सीख सकते हो, ठीक है। सर भी देख कुछ भी नहीं पता है सर, वही सर, हम लोग को आज कुछ भी नहीं पता है, इसलिए भी। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, फिर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता, ठीक है, चलिए। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ, अगर कुछ भी हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग सीख सकते हैं मैडम। मुझे भी कभी मैं भी 2006 तक तो ये हालात थे कि मैं इन सब साइंस में बिलीव नहीं करता था, मैं बहुत कर्मशील व्यक्ति था, ठीक है। वो तो आज भी मैं थैंक्स बोलूंगा मैं अपनी वाइफ को, जो मुझे इस लाइन में लेकर आई, क्योंकि उसका बड़ा इंटरेस्ट था इस ऑकल्ट वर्ल्ड में, और मैं कर्मशील व्यक्ति, तो मैं कहता था यार ये ज्योतिष कुछ नहीं होता, कर्म पे ध्यान दो अपना, है ना, अपनी डेस्टिनी इंसान अपने हाथों से बना सकता है। फिर मुझे ऐसा लगा यार, क्योंकि मैं साइंटिफिक साइंस का स्टूडेंट हूँ, है ना, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैंने कहा यार ऐसी किसी विद्या को ऐसे कह देना कि पता नहीं काम करती नहीं करती, तो जानना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए इसको, है ना। एज ए इंजीनियर मैं डबल MBA हूँ, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड डबल MBA मार्केटिंग में, फाइनेंस मैंने किया हुआ है, तो पढ़ने का शौक था, मैं कहा चल पढ़ के देखते हैं। जब पढ़ के देखा तो पता लगा ये तो साइंस है। तो भगवान देखिए कहां से कहां ले आता है। मैं अच्छा वाला बिजनेस
करता था, अच्छा वाला बिजनेसमैन था, भगवान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा 2008 तक, ठीक है, 2 साल में ही मेरा काया पलट कर दिया, मुझे 100% इस ऑकल्ट वर्ल्ड में ले आया। ठीक, तो कुछ नहीं पता होता, आप कर सकते हो, कोई भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सर अब हम लोग के पास इतना सारा मोडालिटी है सर, कोई कुछ आता है तो। हाँ, इतना सारा मोडालिटी है। प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, अभी आंसर कर लेंगे। अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको अंशु जी, मैंने आपको वैसे वो किया हुआ है। अंशु, आप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, एक मिनट में आपको पिन कर दूं। यस, आपकी वीडियो, यस डेफिनेटली, वेलकम अंशु जी। आपका आवाज आ रही है मेरी अंशु? थैंक यू। हाँ जी, बहुत कम आ रही है लेकिन आपकी अच्छा, आवाज ना कम आ रही है। अच्छा, थोड़ा उसका बैंडविड्थ मेरी कम हो या आपकी कम हो, ठीक है। चलो अंशु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी आपको जो हमारा कोर्स है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, ये भी पढ़ाएंगे हमारे साथ। मैं इनके साथ पढ़ाऊंगा या ये मेरे साथ पढ़ाएंगी, एक ही बात है। ओके, तो अंशु जी आज हम वेबिनार कर रहे हैं अपना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो बच्चों को थोड़ा सा बताएंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, बेसिकली ये काम कैसे करती है, और थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हम जान देने वाले हैं। हाँ जी सर अगर टाइम इतना सारी मोटिवेशन है तो हम इसकी रेमेडी दें। अच्छा, प्रियंका जी बता देंगे आपको, प्रियंका जी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, बता दें। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ये भाव राशि बनते क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कुछ भी। ओके, तो आपको पता लगे कि सारा ज्योतिष का खेल है क्या, ये किस पे काम करती है सारी चीजें। ठीक है, तो अंशु जी आप कभी भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आप, मैंने को एडमिन बनाया हुआ आपको। ठीक है, ओके ओके। और आपके क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे मैं आखिर में देकर जाएंगे। अंशु स्क्रीन शेयर हो रही है ना अंशु? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, कोई भी ज्योतिष सीखे आप, चाहे केपी, नाड़ी, लाल किताब, वैदिक, कुछ भी सीखे, ये सारी चीज वैदिक से निकली हुई है। पूरा का पूरा ज्योतिष इन 4 चीजों पर डिपेंड है। पूरा का पूरा ज्योतिष, पूरे ज्योतिष के अंदर 12 भाव होते हैं हमारे कुंडली के 12 खाने बोल सकते हैं आप, लेकिन एग्जैक्ट शब्द है भाव के। भाव मतलब फीलिंग्स। आज अंशु जी आपको बताएंगे कि हर भाव से क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। तो ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, 12 ही राशि हैं, जोडिक साइन। आपको पता होगा, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, या एरीज साइन से लेकर पाइसिस साइन तक 12 राशियां होती हैं। और 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह में से 7 प्लैनेट विजिबल प्लैनेट हैं, जिसके नाम से जो आपके वीक के डेज हैं, मंडे संडे टू मंडे सैटरडे, या मंडे टू संडे आप बोल सकते हैं। 7 प्लैनेट वो है, और 2 है शैडो प्लैनेट जिनको छाया ग्रह बोला गया है, राहु एंड केतु। और 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र। ओके, पूरा ज्योतिष किसी भी, चाहे केपी पढ़े, नाड़ी पढ़े, कुछ भी पढ़ेंगे आप, पूरा ज्योतिष इन्हीं 4 चीजों पर बेस्ड है। जिनको ये 12 भाव, 12 राशि, 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र समझ में आ गया, इसे की एप्लीकेशन जिंदगी भर लगती रहेगी। ओके, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे मेरे से आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ें या उसका एडवांस पढ़ें या रिसर्च करें हमारे साथ, वो भी हम कोर्स शुरू कर रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर कि रिसर्च तक हम लेके जाएंगे आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी आप पढ़ते हो, तो जब तक आपको 12 भाव के बारे में नहीं पता होगा, 12 राशियों के बारे में नहीं पता होगा, 9 प्लैनेट के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं आपको पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी 5-6 दिन, ओके, मैं और अंशु जी आपको पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। पहले बेस अगर आपका मजबूत हो गया तो डेफिनेटली आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और जहां तक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो पूरा नक्षत्र बेस्ड है, नक्षत्र का भी आगे होता है सब लॉर्ड, उस पर उस तक काम करती है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी समझ लो, नाम ही क्या है, नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, एग्जैक्ट नेम है उसका, नक्षत्र नाड़ी। ओके, नाड़ी कई तरह की होती है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे नक्षत्र नाड़ी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा ज्योतिष इस पर बेस्ड है। अब बात आती है कि भाई है क्या ये ज्योतिष, है क्या, प्लैनेट है क्या, कहाँ आसमान में घूमते हैं प्लैनेट। ओके, बेसिकली एक अंतरिक्ष है,
हमारा एक खगोलीय बोल सकते हैं इसको पिंड है, या एक कहते हैं ना एनवायरमेंट है 360 यूनिवर्स जिसको आप बोलते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर आप समझिए एक हाईवे है, जिस हाईवे पर, या जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, जैसे आपको यहां दिख रहा है स्पेस में, ये देखिए ये आपको एक 360 स्पेस दिख रहा है। इस 360 पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारे जो प्लैनेट हैं, 7 जो प्लैनेट हमारे विजुअल प्लैनेट, वो ट्रैवल कर रहे हैं। आप ये समझिए कि एक हाईवे है अंतरिक्ष में, जैसे आप देखते हैं ना बहुत बड़े हाईवे पर जाते हैं, वहां पर लेन बनी होती है, साइकिल लेन, ये स्कूटर लेन, ये रिक्शा लेन, ये यहाँ पर बस चलेगी, यहाँ पर ट्रक चलेंगे, यहाँ पर हाई स्पीड व्हीकल चलेंगे, इस तरह से लेन बनी होती है 6-7। इसी तरह से अंतरिक्ष के अंदर एक लेन बनी हुई है, बेसिकली इमेजिनरी लेन है वो, ऐसा नहीं कि लेन बनी हुई है, इमेजिनरी एक लेन है जहां पर सारे प्लैनेट अपने अपने पाथ पर, अपने अपने बोलते हैं ना लेन में एक स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बचपन में आपने देखा होगा, जब आपने साइंस पढ़ी होगी, तो ऑर्बिट बनाया हुआ था कि हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है, हर प्लैनेट का एक निश्चित लेन है, हर प्लैनेट अपने उस लेन पर ट्रैवल कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। जैसे सैटर्न है, सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, ओके, जिसकी चाल सबसे स्लो है, और मून सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में लगभग कवर कर देता है, नेक्स्ट राशि में चला जाता है। इस तरह जो सैटर्न है, शनि महाराज है, वो 2.5 साल यानी कि 30 महीने में एक राशि को पार करता है। तो कितने स्लो चलते हैं वो, इसलिए उनका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो सबका एक पाथ है, हर प्लैनेट चल रहा है, और ये इनको बोलते हैं हेवनली बॉडी बोला जाता है इनको, बेसिकली ग्रह या हेवनली बॉडी। ये अंतरिक्ष में सोचिए इतनी दूर होकर भी हम पर इंपैक्ट डालते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो कितनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है इनकी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वो लोग कहते हैं ना पता नहीं सर ये काम करते नहीं करते, इनका इफेक्ट, आप तो कहते हो सर रेज आती है हमें इंपैक्ट करता है। अब समझिए आप बात को कि वही इंसान है, उस इंसान के अगर किसी भी इंसान के जीवन देखेंगे आप, उसकी जैसे दशा चेंज होती है, जैसे गोचर चेंज होता है, उसकी लाइक डिसलाइक है ना, उसका अच्छा बुरा, वो इंसान है आज अच्छा है कल को बुरा हो जाता है, उसके लाइक डिसलाइक चेंज हो जाते हैं, उसके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है ना, नहीं हो सकता ना, तो ये प्लैनेट करवाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान कुछ भी नहीं है, ये जो प्लैनेट आपके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं ना, इंसान प्लैनेट को गवर्न नहीं कर रहा, प्लैनेट इंसान को गवर्न कर रहे हैं। ओके, ये मतलब है। अब सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, चंद्रमा। चंद्रमा सबसे नजदीक है हमारे पास, हमारा सैटेलाइट है एक तरह से। ओके, चंद्रमा का इंपैक्ट देखिए कितना आता है, इवन तक कि इंसान, तो आपको पता ही है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 70% वाटर एलिमेंट है। और आपने देखा होगा जब पूर्णिमा आती है तो क्या बोला जाता है कि समुद्र में हाई टाइड आ रही है, उसके नजदीक जाना मना कर देते हैं, है ना, कई मीटर यानी कि 20-20 मीटर लहर उड़ जाती है। तो जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, उसकी कितनी मैग्नेटिक रेज है, वो इतने बड़े समुद्र में उथल पुथल मचा सकता है, अपनी तरफ पानी को खींच सकता है ना, अपनी तरफ खींचता है चंद्रमा पानी को। तो आपकी बॉडी में तो 70% वाटर है, आपका तो छोटा सा वाटर है, क्या उसको इंपैक्ट नहीं करता होगा? साइंस भी इस बात को मानती है कि जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, और ज्यादातर पूर्णिमा के दिन, वो उनमें सबसे ज्यादा बेचैनी रहती है। ये मतलब है, क्योंकि पूर्णिमा के आसपास इंसान का, हर इंसान का, आप जज कर सकते हो इस बात को, जैसे पूर्णिमा नजदीक आएगी तो आपके थॉट बढ़ जाते हैं, आपके विचार बढ़ जाते हैं। तो इन प्लैनेट का आपके ऊपर सीधा सीधा असर होता है ना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और हर एक प्लैनेट क्या है, एक अपना ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर, उस लेन के अंदर हर प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है। अब जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड है। तो एक पाथ है जिसको बोलते हैं रवि मार्ग, इसको, ये है रवि मार्ग। ये तो एक बेल्ट है, बेसिकली इसी बेल्ट के ऊपर सारे के सारे प्लैनेट ट्रैवल कर रहे हैं, अपने अपने एक ऑर्बिट में, अपने अपने लेन में चल रहे हैं, और अपनी स्पीड से चल रहे हैं। कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई स्लो है, कोई तेज है। अब जिस ऑर्बिट में चल रहे हैं वो एक निश्चित पाथ है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं चल रहा है, कोई उनका एक एरिया है, उसी एरिया में वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये 360 जो डिग्री है, टोटल 360 डिग्री हो सकती है। अब ये राशियां कैसे बनी? राशियां 360 को
हमने क्या किया है, 12 भाव में डिवाइड कर दिया है। अभी ये पूरी बेल्ट मान लीजिए 360 है, इसके 12 पार्ट कर दिए हमने। अब एक पार्ट में अगर देखा तो यहाँ पर एरीज साइन लिखा हुआ है कि भाई एरीज साइन है, ठीक है। अब नाम कुछ भी दे दिया, एरीज का मतलब होता है भेड़, ओके। मैन उसके शायद मेष मेष बोलते हैं ना, मेष राशि, तो भेड़। तो बेसिकली ये राशियां बनी कैसे हैं? जब हमारे ऋषियों ने यहां से देखा प्लैनेट को अपने दिव्य नेत्रों से, और आजकल तो साइंस इतनी है आप दूरबीन से देख सकते हो कि इस 360 डिग्री में जो एक ब्रह्मांड है, यहाँ पर किसी निश्चित पार्ट पर जब आप देखते हैं, ओके, जैसे मान लिया आपने यहाँ पर देखा, दूरबीन तो बड़ी अच्छी अच्छी सैटेलाइट दूरबीन आ गई है, तो यहाँ पर क्या है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ये पूरी बेल्ट है, इसमें करोड़ों अरबों तारे हैं, छोटे छोटे स्टार्स हैं। इसमें कुछ तारे वो चमकीले हैं, आप देखते हैं पहले रात को नजर आते थे, हम देखा करते ध्रुव तारा है, अच्छा ये सप्तऋषि तारे हैं, देखते थे ना पहले। अब तो खैर दिल्ली में भी नजर नहीं आते, गांव देहात में आप भी जाएंगे तो आसमान में तारे नजर आते हैं। तो ये पर्टिकुलर पाथ में, इतने एरिया में जो चमकीले तारे हैं, अगर उनको मिलाया जाए, उनकी आउटर बाउंड्री से मिलाया जाए, जैसे बचपन में हमें दे दिया था ना होमवर्क, एक पेज के ऊपर कैट बना दी डॉट डॉट लगाकर, फिर हम बच्चों कहते हैं इसके आउट सारे डॉट मिलाओ, जब डॉट मिलाता है बच्चा तो फिर एक फिगर बन जाती है। तो इसी तरह से राशियां बनी हैं। राशियों के नाम ऐसे नहीं रख दिए गए, जब यहां से देखा गया, दूरबीन से देखा, या ऋषियों ने जो पहले अपनी नजरों से देखा, उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर जब 360 के 12 पार्ट किए इमेजिनरी, और एक पर्टिकुलर पार्ट में जब देखा तो एक क्लस्टर ऑफ स्टार, चमकने वाले स्टार को जब आउटर बाउंड से मिलाया गया, इमेजिनरी उसको मिलाया, तो एक शेप बनी। उस शेप के आधार पर उस राशि का नाम दे दिया, ठीक है। तो राशि की अपनी सिग्निफिकेशन होती है कि आपकी जन्म राशि क्या है, आपकी लगन राशि क्या है। राशि को पकड़कर भी आप एक किसी इंसान के बारे में 10 बातें बता सकते हो, ओके। तो इस तरह से राशि का चयन किया गया, राशि बनती है, ऐसे 12 भाव बनते हैं, हर भाव के अंदर एक राशि होती है, ओके। प्लैनेट राशि में ट्रैवल करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए बताऊं, एक आम इंसान को पता होनी चाहिए बात, एक अंसर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग जुड़े हैं, कोई टैरो वाला है, कोई न्यूमरोलॉजी जानता है, कोई लाल किताब, कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। हर एक प्लैनेट किसी ना किसी राशि में ट्रैवल करता है, और हर एक राशि किसी ना किसी भाव में होती है जब आप पैदा होते हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली बन जाती है, ओके, ये मतलब है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये नहीं अंतरिक्ष में कहीं भी कोई भी प्लैनेट घूम रहा है, सबका एक निश्चित एरिया है, सबकी अपनी एक प्लैनेट की लेन है जहां पर सारे प्लैनेट ट्रैवल करती है, ओके। अब जब कोई इंसान पैदा होता है तो उस 360 डिग्री यानी कि 3 डायमेंशनल में जो प्लैनेट की मूवमेंट है, कोई प्लैनेट किसी राशि में है, वो राशि किसी भाव में है, ओके। तो जो आपका लगन बनता है, जो पहला भाव होता है, ये समझ लो 3 डायमेंशनल जो इमेजिनरी पिक्चर बनी हुई है, उसको 2 डायमेंशनल में हमने पेपर पर उतार दिया, है ना। जब प्लैनेट चल रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है, हर एक प्लैनेट की मूवमेंट है, वो चले जा रहे हैं हर वक्त। तो जो बच्चा पैदा होता है उस वक्त में उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है प्लैनेट की, वो फोटो खींच जाती है, उस फोटो की 2 डायमेंशनल होती है आपकी एक कुंडली। अब एक आपका लगन बनता है, सबसे पहले लगन, ये पहला भाव, पहला स्क्वायर है, ये आपका लगन कहलाता है। लगना इंग्लिश में होता है लगना। तो लगन में हमारे पास 12 भाव हैं, 12 ही राशियां हैं, तो हर भाव में एक राशि होती है। अब आपका लगन कैसे बनता है कि भाई ये लगन बना, मैंने बोला भी 9 नंबर का लगन है आपका, 9 नंबर, यहाँ राशियों की जो नंबर्स हैं वो फिक्स है, यहाँ न्यूमरोलॉजी नहीं लगेगी कि 9 नंबर है तो मंगल हो गया, नहीं। हमारे पास 12 जोडिक साइन है, इन 12 जोडिक साइन का सीक्वेंस जो है फिक्स है, पहला है तो एरीज साइन है, दूसरा है तो टॉरस है, ओके। तो इस तरह से फिक्स है उनको, तो हम उनके नाम ना लिख के उनके नंबर लिख देते हैं क्योंकि वो फिक्स है। तो 9 नंबर का मतलब है सैजिटेरियस साइन, सैजिटेरियस, ओके, धनु राशि। अभी कैसे पता लगता है कि भी किस इंसान का लगन कौन सी राशि बनेगी? तो मैं आपको मैथमेटिकल आएंगे कभी बता देंगे, वैदिक सिखाएंगे जब, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले आपसे सर लगन कैसे बनता है, तो कम से कम बताने वाले तो हो, बेशक आपको भी ऊपर ऊपर पता है लेकिन पता तो हो। लगन आपका वो बनता है जब कोई बच्चा पैदा होता है या कोई इवेंट घटता है, जैसे इवेंट की प्रश्न बनाते हैं, या चलो बच्चे से समझ लो, जब कोई मान लिया अभी कोई बच्चा पैदा होगा,
उसकी कुंडली बन जाएगी, उसका एक लगन बनेगा। वो कैसे डिसाइड होता है लगन? जब कोई बच्चा पैदा होता है उस वक्त पूर्व दिशा में जो राशि हमें दिख रही होती है, जैसे आपने यहां देखा ना, ये देखिए आपने यहां पर देखा, ये भाव फिक्स हैं, ये भाव देख रहे हैं फिक्स हैं। अब ये सूर्य है, मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, मान लेते हैं ये सूर्य नहीं है, बेसिकली हम रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह अर्थ को लिख देते हैं, क्योंकि हम अर्थ से देख रहे हैं ब्रह्मांड को। तो ये अर्थ है और हमारी अर्थ क्या हर वक्त मूव कर रही है, और ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है। और आपको पता 24 घंटे में अर्थ पूरा एक चक्कर काट लेती है। इसका मतलब है 360 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम जाएगी। डिग्री 24 घंटे में घूम जाएगी। 12 जोड़ी साइन हमारे पास या 12 भाव हैं, तो हर 2 घंटे में एक राशि बदल जाती है। तो राशियां बनती कैसे? हमारी अर्थ है, ये घूमे जा रही है। तो मान लीजिए अर्थ पर हम खड़े हैं और पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की तरफ हमने फेस किया हुआ है। हम क्या हो रहे हैं, जिस अर्थ पर हम खड़े हैं अर्थ घूम रही है, तो हमारी पूर्व दिशा घूमती चली जाएगी, है ना। अब ये तो फिक्स है, अभी ये मुझे यहां से खड़ा था मैं, मुझे ये चीज दिख रही थी। अब क्या है, मेरा पूरब घूम रहा है, अर्थ के साथ मैं भी घूम रहा हूं, मेरा पूरब भी घूम रहा है। अब ये घूमकर अर्थ यहां आ गया, मुझे ये चीज नजर आएगी। अगले 2 घंटे बाद मुझे ये साइन नजर आएगा, अगले 2 घंटे बाद मुझे ये साइन नजर आएगा। इसका मतलब हर 2 घंटे में जब भी पूर्व दिशा में की तरफ हम फेस करेंगे, तो हमें हर बार हर 2 घंटे बाद एक नई राशि नजर आएगी। तो आपका लगन ये उस राशि का बनता है, ठीक है। जब भी आप पैदा होते, मतलब आपके लगन में जो नंबर लिखा होगा उस वक्त जब आप पैदा हुए थे, पूरब दिशा में वो राशि नजर आ रही थी, उसको बोलते हैं इस डायरेक्शन में उस राशि का उदय हुआ, टेक्निकल लैंग्वेज ऐसे। तो उससे आपका लगन डिसाइड हो जाता है। और एक बार लगन डिसाइड हो गया, फिर आपको जैसे मान लीजिए 9 नंबर की कुंडली है, तो यहाँ पर 10 नंबर आएगा, 11 नंबर, सीक्वेंस में हम राशियां लिख देते हैं। और उस वक्त उस दिन जिस राशि में जो प्लैनेट चल रहा होता है, उन प्लैनेट को वहां उस राशि में प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली बन जाती है। तो ये है आपकी जो कुंडली बनती है, ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है और ये साउथ इंडियन कुंडली बनती है। ओके, हम नॉर्थ इंडियन कुंडली पे काम करते हैं। तो ये होता है कुंडली। अब जैसे मैंने बताया 9 ग्रह हैं आपके पास, 12 राशि है आपके पास, और टोटल 360 डिग्री है। तो एक राशि का लगभग एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन लगभग एक राशि कितने डिग्री की होगी? 30 डिग्री की एक राशि होगी। टोटल 12 राशि 360 डिग्री टोटल हो सकता है, तो 360 डिवाइड बाई 12, तो एक राशि का मान 30 डिग्री का होता है। अब इन राशियों को आगे हम डिवाइड कर देते हैं 27 नक्षत्र में। ओके, तो लगभग एक राशि के पास 2.25 नक्षत्र होते हैं। ओके, तो 12 राशि के मान लीजिए हम 12 राशि के अलग अलग एक भाव के एक राशि के हमने और हिस्से कर दिए, तो एक राशि के 2.25 हिस्से और कर दिए, तो पिन पॉइंट कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं हम। हेलो, हाँ जी। अरे मैडम मैं फोन काट रहा हूँ, मैं क्लास कर रहा हूँ, सुबह करना है, ठीक। तो 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र का, जैसे 12 राशि के एक राशि 30 डिग्री की होती है, 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। हो सकता है ये चीजें अभी आपके ऊपर से जा रही है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इन नक्षत्रों को भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनको बोला जाता है चरण। तो एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। जैसे मैं बोलूं एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, है ना। माइन्यूट करते चलेंगे ना, इस तरह राशि, भाव, राशि, नक्षत्र और चरण, इस तरह से आप डिवाइड करते हो। तो एक चरण जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, इसलिए टोटल 360 डिग्री हो गया। और हमारे पास कुल चरण जो होते हैं 108 होते हैं। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपको रेमेडियल तौर पर मंत्र चैंट करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है? 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग कर लेना, है ना। क्यों बोलता है? क्योंकि वो ये कहता है कि अगर 108 बार आपने मंत्रों की चैंटिंग कर ली, तो आपने राशि, पूरा नक्षत्र, पूरा चरण तक के नक्षत्रों को आपने चैंट कर लिया, ये मतलब है ना। कि भाई हर एक
मंत्र रिसाइट किया तो एक चरण को डोनेट कर दिया या उसके नाम से कर दिया, तो पूरे इसलिए 108 मंत्रों की चैंटिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपको पता होना चाहिए हमारे एरी साइन, तो मेष राशि एरी साइन, उसका स्वामी ग्रह मंगल होता है, वो आपके बॉडी के किस पार्ट पर रूल करता है। ठीक है, तो ये ज्योतिष में जब आप आएंगे आपको वैदिक में भी सिखाएंगे और यहाँ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी हम सिखाने वाले हैं। बेसिकली आज से हमारा बैच शुरू था, लेकिन फिर भी आज हमने सोचा चलो पहला दिन है, सभी को इन्वाइट कर लेते हैं और एक बार थोड़ा सा पता लगे आपको कि भाई ज्योतिष है क्या और क्यों सीखना जरूरी है। आप भी जैसे मेरे आज ही 3-4 स्टूडेंट को फोन आया कि सर आपने ठीक कहा था कि कुछ भी सीख लो, जब तक ज्योतिष नहीं सीखोगे ना तब तक अधूरापन लगता ही रहेगा, क्योंकि वो हर बच्चा किसी ना किसी ऐप में काम कर रहा है। जब आप ऐप में काम करते हो तो फिर 10 तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई टैरो है तो टैरो से पूछ लिया, लेकिन कुछ चीज ऐसी पूछ लेते हैं, ज्योतिष वाले पूछ लेते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी वाले पूछ लेते हैं। क्लाइंट है ना, बेसिकली देखिए क्या होता है ना, ये भी परसेप्शन हमने बना रखा है। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, वाले हार्ट आप जनरल फिजिशियन के पास गए तो वो जनरल चीज देखेगा आपकी। अब मान लिया आईज में कोई प्रॉब्लम है, आप जनरल डॉक्टर को बोलोगे सर मेरी आईज देख लो, तो क्या बोलेगा, नहीं आई स्पेशलिस्ट को लिख देगा भाई वहां जाओ। लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एस्ट्रोलॉजर में स्पेशलाइजेशन की हो किसी ने। तो हमारे ऊपर इतना बर्डन है एक आम लोगों का, हमारे ऊपर इतना मतलब वो फेथ रखते हैं, वो सोचते हैं ये मेरे बारे में बता दे सब कुछ, मेरे बेटे के बारे में बता दे, मेरी बीवी के बारे में बता दे, मेरे भाई के बारे में बता दे, मेरा फ्यूचर बता दे, मेरा प्रेजेंट बता दे, मेरा पास्ट बता दे, मेरे पड़ोसी के बारे में तक में बता दे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर से ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ये बताओ हार्ट अटैक फ्यूचर में कब आएगा, या मुझे पहले कब आया था, या मेरे को देख के बताओ मेरे बच्चे का क्या होगा। पूछता है क्या कोई? नहीं पूछता। सोचो, और उनके पास तो इतनी बड़ी लैब होती है, रिपोर्ट लगाते हैं, और हमारे पास तो क्या सिर्फ एक कुंडली। तो हमारा पर बहुत ज्यादा बर्डन है। और सामने वाला इंसान ना जब कस्टमर आता है हमारे पास, वो ये नहीं देखता कि आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आप सिर्फ टैरो वाले हो, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, ये बता दो मैं आपको। और आने वाले वक्त तो ऐसा है कि इंसान कहता है भी सब कुछ आना चाहिए। पहले था चल न्यूमरोलॉजी वाला न्यूमरोलॉजी कर रहा है, टैरो वाला टैरो कर रहा है, ज्योतिष वाला ज्योतिष कर रहा है। ये तो 2000 जब से हम कर रहे हैं तब फिर भी एक परसेप्शन था, लेकिन अब इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर कि सामने वाला इंसान मांग कर सब कुछ यही बता देगा मेरा। तो इसलिए अब आपके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आपको सर्वाइव करना है इस मार्केट में तो आपको जितनी ज्यादा मोडालिटी आती होंगी उतना ही आप सक्सेस होंगे, याद रखेंगे। तो हर एक प्लैनेट हिंदी इंग्लिश के नाम होते हैं, इनके स्वामी ग्रह होते हैं। ओके, और वो किसी ना किसी आपके बॉडी पार्ट पर भी उनका अधिकार क्षेत्र होता है। अब ये सब जरूरी है। बेशक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, वरना इसके पीछे इसके बिना इसके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आएगी। अब ये एक चार्ट है, ये चार्ट हम आगे वहीं तभी डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस चार्ट का मतलब क्या है। जैसे मेष राशि है, ये 30 डिग्री की राशि होती है। ओके, और नक्षत्र होते हैं 27। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, एरी साइन। सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्वनी। इन नक्षत्रों की सीक्वेंस भी फिक्स है, अश्वनी भरणी कृतिका, पहले 3 नक्षत्र ये होते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको बता रहा है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक इस एरी साइन के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो पहला नक्षत्र अश्वनी है, तो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक, ये देख रहे हैं आप, 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान होता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र है। फिर दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट, ये इसका भी मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो टोटल कितना हो गया? 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। ओके, और कृतिका नक्षत्र थोड़ा सा आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा देख रहे हैं, कृतिका नक्षत्र का छोटा थोड़ा सा पार्ट, एक पार्ट आया। तो लगभग हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2 नक्षत्र पूरे हो सकते हैं, या एक नक्षत्र पूरा होगा, 2 आधे आधे होंगे। ओके, कहीं में ऐसा होगा 2 पूरे होंगे, 1 आधा होगा, इस तरह। तो मतलब एक राशि में इस तरह से 2.25 नक्षत्र होते हैं। इनके मतलब क्या है, ये सारा हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आगे आपको सिखाने वाला है। ठीक है, इनका मतलब क्या है, बहुत बड़ा रोल है, सारा रोल इसका है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, सारा रोल इसका है। और मैथमेटिक्स नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं, उनका फोन आते हैं, सर वो मैथमेटिक्स तो नहीं होगा। वो मैं आपको वैदिक में सिखाऊंगा। नाड़ी में सिर्फ 1 दिन का मैथमेटिक्स है, और वो भी सिर्फ सिंपल, बहुत ही सिंपल, जिसे कहते हैं ना कोई बच्चा कोई बता दो ना वो भी कैलकुलेशन कर लेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है। सबसे बड़ी खास बात है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की कि यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, वो वैदिक में सिखा देंगे आपको, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी आप ज्योतिषी बन सकते हो। तो ये नक्षत्रों के नाम होते हैं अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पूर्णवती पुष्य श्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती। आपको टिप्स पर ये याद होने चाहिए।
अब नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर करके याद हो जाता है, हमें भी कोई एक दिन में नहीं। ठीक, इन नक्षत्रों की सीक्वेंस फिक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर राशियों का आकार होता है, राशियों की दिशाएं होती हैं, तो ये हम आने वाले वक्त में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेष राशि, तो मेष मतलब भेड़, इस तरह की आकृति मिलती है। तो जब हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिवर्स में देखा जहां पर सारे एक प्लैनेट घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर भाव में, खाने के अंदर इस तरह की फिगर नजर आई वहां पर, तो उसका नाम दे दिया मेष। अब सोचो, ये ज्योतिष आज का नहीं है, ज्योतिष कब से है आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी संस्कृति कोई 10,000 साल हो गए लगभग। ओके, अब उससे पहले का ही होगा ज्योतिष, या तब से तो वही है। सोचो उस एरा में भी जो नाम दिए गए हैं, सोचो ऋषियों ने कितनी कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, कितना ज्ञान होगा उन ऋषियों को, वरना तो आज की डेट में आपको पता है कितने सारे प्राणी लुप्त हो चुके हैं, और आने वाले टाइम के कितने प्राणी बचेंगे, नहीं बचेंगे। लेकिन जो राशियों के नाम दिए गए वो उस एरा में भी थे, आज भी हैं, और जब तक पृथ्वी रहेगी ये जीव धरती पर रहने वाले। वरना पता लगे कहते हैं भेड़ होती क्या भाई, भेड़ तब भी थी, भेड़ आज भी है, और भेड़ आगे भी नहीं। जैसे लियो साइन है शेर, उस एरा में भी शेर होगा, आज भी शेर है, और जब तक पृथ्वी रहेगी शेर इस पृथ्वी पर पाया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने जोड़ी साइन ऐसे दिए ना कि वो आप हमेशा रहने वाले हैं। तो ये उनकी दिव्य चक्षु थे, दिव्य ज्ञान था। तो ये राशि होती है, एरी साइन से लेकर आपके मीन राशि तक, इनके सबके मतलब हैं, वो हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब नाड़ी में भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारी। ठीक है, तो इसके बाद है भाव। अब आपको भाव के बारे में मैं अंशु को बोलूंगा कि अंशु आप स्लाइड शेयर करो। ओके, और अगर आपके पास है तो आप कर दीजिए, नहीं तो या मैं करूं, आपके पास होगी तो आप कर दीजिए। तो भाव हर एक भाव आपकी जीवन में जितने भी इवेंट होते हैं, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, इसमें सारा रोल ही भाव का है। तो अगर आपको पता है कि किस पर्टिकुलर भाव से क्या चीज देखी जाती है ना, आपकी बॉडी पार्ट्स कौन से भाव में कौन सा बॉडी पार्ट है, आपके कौन से इवेंट कौन से भाव से होते हैं। ओके, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुंडली के 12 खाने होते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए जो हर किसी को कि भाई किस भाव से क्या चीज देखी जाती है। ओके अंशु प्लीज। सर जैसे सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस, यानी कि फर्स्ट हाउस अगर हम शुरू करें तो फर्स्ट हाउस है मैं खुद, सेल्फ, यानी कि मेरी बॉडी, हमारा फेम, सेल्फ, कॉम्प्लेक्शन, हेल्थ, लॉन्गिविटी भी हमारी फर्स्ट हाउस से ही देखी जाती है। फर्स्ट हाउस मीन्स हमारा हेड, ब्रेन, हमारे बाल, हमारा स्टैमिना या हमारा नेचर कैसा है, तो ये सब चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। बाकी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, बट दीज आर द मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस है हमारी वेल्थ है, हमारी फैमिली है, हम जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, यानी कि स्पीच भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कभी कभी हमें पता चलता है कि कोई लोगों को बड़ा स्पाइसी, मीठा या कुछ भी ऐसे खाने का शौक है, जो ईटिंग हैबिट्स है या टेस्ट है। कई लोग बहुत फूडी होते हैं, तो ये सब चीजें भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारा स्टेटस कैसा है, हमारी कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्या हमारा स्टेटस है, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारा फेस भी इसमें आता है, आईज आती हैं, नोज है, हमारे नेल्स हैं, हमारे टीथ हैं, हमारी टंग है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि सर वो जैसे क्या होता है ना, शादी के लिए कोई लड़की का रिश्ता आया, अब क्या होता है बाकी सारी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन फिर लड़की बाद में पूछती है सर वो लड़का खाने पीने वाला तो नहीं है, लड़का ड्रिंक तो नहीं करता, लड़के में कोई ऐसे ऐप तो नहीं है। अब अगर ये देखना है तो किस हाउस से देखेंगे? जैसे अभी अंशु ने बताया कि आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी बैड गुड फूड हैबिट्स कहां से देखेंगे? कुंडली के सेकंड हाउस से। तो अगर कुंडली के सेकंड हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा होगा, राहु या शनि बैठा है, ओके, या वहां उस हाउस का लॉर्ड
है ना। हर जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 12 राशियां होंगी, 12 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। अगर वो ग्रह भी किसी मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में है, मतलब किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान, कह सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ क्लू दे रहा हूँ, इसके पीछे और बड़ी सारी चीज देखी जाएगी, वो कोर्स में आएंगे तो बताएंगे आपको। तो हम फिर कह सकते हैं कि उस इंसान की खाने पीने की बुरी आदतें हो सकती हैं। हाँ, यस प्लीज। थर्ड हाउस हमारे सेल्फ एफर्ट्स का है, यानी कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारा करेज, हमारा वैल्यू और हमारी हॉबीज भी, और हम इसे अपने को बॉन्ड्स का, यानी कि हम अपने ब्रदर सिस्टर को बॉन्ड्स जो हमारे हैं उनका भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। मोड ऑफ डेथ, हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, इसको हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारे नेबर्स, हमारी छोटी जो जर्नीज हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स, हमारे ईयर्स, अगर बॉडी पार्ट्स में मैं आती हूँ तो हमारे ईयर्स, नेक, थ्रोट, हमारे शोल्डर्स, अपर लिम्स, हमारी फिजिकल ग्रोथ, ये अगर मैं बॉडी पार्ट से डिनोट करूं तो ये हम बॉडी पार्ट से थर्ड हाउस देखते हैं। कुछ लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है या कईयों की बुरी भी होती है, वो राइटिंग हम थर्ड हाउस से देखेंगे। हम कितने मेहनती हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी थर्ड हाउस से आता है। हमारी इनबॉर्न जो क्वालिटीज हैं वो सब भी हमारी थर्ड हाउस से ही आती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम थर्ड हाउस से देख के बड़े इजीली बता सकते हैं कि किसी का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है तो दैट मीन्स उसका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। और कहीं भी जैसे भी सर ने एक्सप्लेन किया कि मैलेफिक प्लैनेट हो सेकंड हाउस में, ऐसे अगर थर्ड हाउस में मैलेफिक है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं रहता। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। ऑल्दो फोर्थ हाउस जो है इज द मेन हाउस जहाँ से हम अपनी मदर के बारे में, हमारी खुशियाँ, हमारी हैप्पीनेस, ये सब हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। हमारा लैंड, हमारा घर, हमारे व्हीकल्स, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। हमारी फैमिली, ये सब भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अगर वापस मैं आती हूँ बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो चेस्ट, लंग्स, हार्ट एंड द ब्रेस्ट, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं अगर बॉडी पार्ट से देखे जाए तो। बिल्कुल। देखिए क्या है, पराशर जी ने फोर्थ हाउस के बारे में क्या बोला है, उन्होंने एक चीज लिख दी है, सुख स्थान, हैप्पीनेस। एक बात में बोल दिया, हैप्पीनेस। सबसे बड़ी हैप्पीनेस क्या है इस इंसान में? माँ का प्यार, माँ का हाथ, माँ का आशीर्वाद, है ना, बोला क्या ना। तो इसलिए मदर यहां से देखी जाती है। वैसे है ये हैप्पीनेस का हाउस है, लेकिन सबसे बड़ी हैप्पीनेस क्या है जीवन में हमारे? आपकी मदर। तो अगर आपकी कुंडली में आपकी माँ का विचार करना होगा तो हम फोर्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। उसके बाद कौन सा सुख आता है? उसका सुख आता है नींद का। सबसे बड़ा सुख, माँ के बाद सुख बोला गया नींद, है ना। कहते हैं ना लोग, गरीब आदमी क्या रिक्शे में सो रहा है आराम से, मजे में, और एक अमीर आदमी एसी में बैठा हुआ है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है, वो दवाई खा के सो रहा है। तो किस इंसान को नींद अच्छी आएगी, किसको नहीं आएगी, ये भी आपकी कुंडली से देखकर बताया सकता है फोर्थ हाउस से, ठीक है। और उसके बाद बाकी सुख क्या है? मटेरियल सुख, आपके बंगला, आपकी गाड़ी, आपके व्हीकल्स, है ना, आपकी फैमिली। तो बाकी सारे जो चीजें हैं वो फोर्थ हाउस है, वो भी वहां से देखी जाती है। और जैसे कि बताया एजुकेशन, फोर्थ हाउस आपकी एकेडमिक एजुकेशन का है, जो 12th तक की एजुकेशन होती है। इस तरह जो यहाँ पर लिखा नहीं था बेसिकली। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस भी एजुकेशन का है। सेकंड हाउस के जो हाउस से जो एजुकेशन मिलती है, वो मिलती है जो बचपन में संस्कार मिलते हैं। तो आप कुंडली को देखकर ये भी बता सकते हैं कौन संस्कारी है, कौन संस्कारी नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, कुंडली में कुछ बुरे योग बने होते हैं, कोई भी, चाहे आपकी हैबिट बुरी है, चाहे आपका नेचर बुरी है, लेकिन अगर आपके संस्कार आपके अच्छे हैं तो इंसान का मन तो करेगा कुछ बुरा करने का, लेकिन वो संस्कार इतने हावी हैं आपके ऊपर अच्छे वाले कि वो इच्छाएं दबी रह जाती हैं। तो कभी कभी ना सेकंड हाउस बड़े काम का हाउस है। कुंडली दिखा कुछ रही होगी, लेकिन अगर उस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हुए भी उन कामों को नहीं कर पाएगा, उसके संस्कार आ गए। वो एकेडमिक एजुकेशन है जो मदर देती है, फैमिली देती है संस्कार। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस पे आपकी एकेडमिक एजुकेशन है। और ये मैं आपको बताऊं, अंशु जी ने
पिछले 8 सालों में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इतनी रिसर्च की है ना, शायद इतनी तो मैंने भी नहीं की हो, क्योंकि इसके पास एक ही सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए, वैदिक नाड़ी, मतलब इसने खोल दिया है इस सब्जेक्ट को पूरा। ठीक है, तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं जो कि हमने सिखाए भी नहीं थे या हमने कहीं पढ़े भी नहीं है। जब हमारा डिस्कस हुआ अंशु के साथ, तो अंशु ने बहुत सारे कोऑर्डिनेट ऐसे बना लिए अपनी रिसर्च कर या इतनी सारी कुंडलियां देखकर कि मैं कहा अच्छा यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये साइंस ना, रिसर्च की साइंस है। आप जितना मर्जी करते रहिए, डेफिनेटली आप नई फाइंडिंग्स करते रहेंगे। तो जैसे किस बच्चे की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी, है ना, कौन व्हीकल ले पाएगा, कौन नहीं ले पाएगा, किसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, किसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। मजे की बात है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर वो चीज रटे नहीं है ना, बड़ा सिंपल साइंस है। जिस तरह से अंशु आपको पढ़ाने वाली है या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको इतना साइंस को इतना इजी कर देंगे आपको कि आपको खुद नहीं पता लगेगा कि मजाक में कब आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, है ना। एस्ट्रोलॉजी एक हवा बना रखा है लोगों ने कि हम सीख ही नहीं सकते। जैसे जो लोग टैरो में मेरे साथ होंगे, है ना, वो यही कर सकते हैं, टैरो सर हम सीख ही नहीं सकते। मैं कहता गारंटी के साथ ओपनली बोलता था, मैं तो चाहे 200 लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं वेबिनार में, मैं कोई मेरे से शर्त लगा के आता है तो आ जाओ कोर्स में, तुम कहते हो हम सीखेंगे नहीं, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें सिखा के भेजूंगा टैरो। और आज तक 5000 प्लस तो टैरो के स्टूडेंट पढ़ा दूंगा मैं। आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा बोल दे कि मुझे टैरो नहीं आया, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको आता है। सिखाने वाला होना चाहिए। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि अगर आप हमारे पास आते हो और आप नहीं सीख पाते ना कोई सब्जेक्ट, तो कमी सिखाने वाले में, सीखने वाले में कमी नहीं। आप तो सीखने आए थे, हम नहीं सिखा पाए तो कमी हमारे में। और हम कभी पीछे नहीं हटते, हम कभी हार नहीं मानते। ठीक है, चलो 5th हाउस। फिफ्थ हाउस हमारी प्रोजनी, यानी कि आने वाली जनरेशन से भी लिंक करता है। प्रोजनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली फीमेल्स के लिए भी। तो ये हमारी प्रोजनी कैसी होगी, ये हम 5th हाउस से देखते हैं। इंटेलिजेंसी, हमारे पूर्व पुण्य कैसे थे, ये हम 5th हाउस से देखते हैं। मंत्र सिद्धि, स्पेकुलेशन भी 5th हाउस से देखी जाती है। लर्निंग, फैसिनेशंस, ये सब हम 5th हाउस से लेते हैं। और अगर मैं बॉडी पार्ट्स पे आऊं तो हमारा हार्ट, अपर एब्डोमेन, लीवर, गाल ब्लैडर और मेंटल इलनेस, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। ठीक बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। देखिए, हाँ जी, अब ये सब चीजें पता है कहां से पता लगेंगे आपको, ये कोई नाड़ी वाला भी नहीं पढ़ा पाएगा आपको, जो मैं चीजें इन डेप्थ बता रहा हूँ, क्योंकि सारी मैंने वैदिक से निकाली हैं। जैसे प्रोजेनी का हाउस क्यों बोला जाता है 5th हाउस, बच्चों का हाउस, चिल्ड्रन हाउस क्यों बोला जाता है। अब शायद आप पढ़ते रहोगे, आपको नहीं पता लगेगा कहीं। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस के लिए एक पराशर जी ने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कहीं, उन्होंने लिखा है कि 5th हाउस इज ए क्रिएटिव हाउस, क्रिएशन का हाउस है ये, क्रिएशन। और इस संसार में ईश्वर ने खुद बोला है, सबसे बड़ी उसकी जो क्रिएशन है, जिसको देखकर ईश्वर भी खुश होता है, वो है इंसान, मानव। मानव को बनाकर, उसको रचकर ईश्वर भी प्रसन्न होगा कि मैंने क्या बना दिया। आप बहुत यूनिक हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हमें मानव शरीर मिला है, जिसको भगवान ने बनाया, और भगवान देखकर खुश है कि मैंने इतनी अच्छी कलाकृति बनाई है। ओके, तो सबसे बड़ी क्रिएशन मानी गई है इंसान को। और 5th हाउस क्या है, इसलिए बच्चे क्या है, सबसे बड़ी क्रिएशन, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिएशन है बच्चे पैदा करना, बच्चे होना सबसे बड़ी क्रिएशन, इसलिए क्रिएटिविटी का हाउस है। और 5th हाउस क्या है, 5th हाउस लव एंड अफेक्शन का भी है ना, क्योंकि हार्ट वहां पर आता है, और हार्ट क्या है, दिल के मामले। ठीक है, तो अभी अंशु जी आपको बताने वाली हैं आगे कोर्स में कि भाई साहब लव मैरिज किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, किसके दिल टूटेंगे, किसकी लव मैरिज मैच्योर हो जाएगी, किसकी सिर्फ लव होके रह जाएगा, मैरिज तक नहीं जाएगा। ये सारी चीजें आपको अंशु जी आगे आने वाले कोर्स में जो हम कराने वाले हैं, आपको बताएंगे कि किसकी लव मैरिज मैच्योर होगी, किसकी नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे। हाँ जी सर, अब हम आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस हमारा एनिमी, डेब्ट्स, हमारे कर्जे, हमारी डिजीज, एक्सीडेंट, इंजरीज। कई लोगों को बहुत चोटें लगती हैं या उनके बड़े फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट हो जाते हैं या वो बीमार रहते हैं, तो ये सब चीजें हम 6th हाउस से देखते हैं। अब कई लोग कंपटीशन में बहुत अच्छे होते हैं, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं।
मैटरनल रिलेशन, यानी कि हमारे नानकों के साथ हमारे कैसा रिलेशन है, ये भी हम 6th हाउस से देखते हैं। कई लोगों को अपने सर्वेंट से बड़ी कंप्लेंट होती है कि उनके सर्वेंट्स अच्छे हैं बुरे हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन से प्लैनेट है 6th हाउस में, बट सर्वेंट्स हम 6th हाउस से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में हम लोअर एब्डोमेन, इंटेस्टाइन्स, सर्जिकल ऑपरेशंस भी हम 6th हाउस से देखते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, पूरी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक थंब रूल है, लेकिन उस थंब रूल को लगाना आना चाहिए। क्या थंब रूल है? एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, आपके साथ जब भी बुरा होगा, ये 3 हाउस की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, 6, 8, 12। पूरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इसी के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन इन कभी कभी ये हाउस आपको अच्छा भी देकर जाते हैं। जैसे अभी अंशु जी ने क्या बताया आपको 6th हाउस के बारे में, ये रोग देता है, ये एक्सीडेंट कराता है, लेकिन कंपटीशन में आपको सक्सेस भी यही हाउस दिलाएगा, यही हाउस आपको लिटिगेशन में डालेगा, और यही हाउस आपको उस लिटिगेशन से विन भी दिलवाएगा। अब ये आपकी आर्ट होती है, आपको बताए जाएंगे सारे कोऑर्डिनेट, अंशु जी आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगी कि जब एक कोऑर्डिनेट बनते हैं तो सिखाए जाएंगे सारे कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं आपको, कि जब ये 6th हाउस किसके साथ कनेक्ट होगा तब आपका नुकसान होगा, और ये 6th हाउस जब किसके साथ कनेक्ट होगा तो आप विजय हो जाएगा। हम इससे जॉब भी देखते हैं 6th हाउस। हाँ, यहाँ से जॉब भी देखी जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। कौन जॉब करेगा, कौन बिजनेस करेगा, तो जॉब के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत इजी है। मैं अभी कोऑर्डिनेट दिखाएंगे आपको, किस नंबरों का खेल है, सिर्फ नंबर्स, जिसको नंबर पकड़ने आगे, ओके, कोऑर्डिनेट बनाने आगे, वो सारा अंशु जी आपको एक एक एग्जांपल के साथ आगे बहुत प्रैक्टिस कराने वाली हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस में बिलीव करती हैं। मैं तो फिर भी बताकर एक कुंडली को छोड़ दूं प्रैक्टिस करो, ये बोलेंगे नहीं सर मैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 7th हाउस, 7th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसके एक्टिव ना होने पे हमारी, जिसे हम अपनी मैरिज देखते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर द मैरिज। यानी कि 7th हाउस हमारे स्पाउस जो है वो कैसे होंगे, वो हम 7th हाउस से देखेंगे। हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारा पैशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। आगे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया पहले कि हम 2nd हाउस से भी अपना स्टेटस देखते हैं, 7th हाउस से भी हम अपना स्टेटस देखते हैं, और बॉडी पार्ट्स में हम यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सीमेंस भी 2nd हाउस, सॉरी 7th हाउस से ही देखते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली जो अंशु जी ने जो कहते हैं ना मास्टरी हासिल है इनको 7th हाउस पर, तो इनकी मास्टरी हासिल है। शादी बहुत कराई इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक भी है और मजा आता है पढ़ने में, और पहला टॉपिक हमारा ये होता है 7th हाउस पढ़ने, क्योंकि ये कहते हैं ना एक ऐसा लड्डू, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। तो भाई पहले देख लो, इसी को पढ़ लो पहले। ठीक है, तो किसकी शादी सक्सेस होगी नहीं होगी। लास्ट वेबिनार में मैंने आपको इस मैरिड वाले हाउस में ही बताया था, एक कुंडली मैंने लगाई थी कि भाई किसकी शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, शादी के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी है कि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ पढ़ेंगे ना मेरे साथ, तो पहले तो मैं आपको जब 2 साल कंटेंट पढ़ लोगे, उसके बाद 3 महीने पढ़ाऊंगा शादी देखने के लिए, जो कि शादी नमाज कुंडली से देखी जाती है। ओके, अंशु जी आपको पता होगा 3 महीने पढ़ाया था मैंने भी आपको, जब आपने पढ़ा था नमाज कुंडली। ठीक है, तो 3 महीने में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक मैरिज देख पाते हो, और वो भी कब, जब आपको कंटेंट नॉलेज है पूरी। उसके बाद 3 महीने लगते हैं पढ़ने में, और यहाँ 3 महीने में सारा कुछ कोर्स आप परफेक्ट हो जाते हो। तो ये फर्क है वैदिक में और नाड़ी में। दूसरा, फिर ये बात आती है कि हमसे ही क्यों पढ़े, नाड़ी तो पढ़ाने वालों को भी बहुत है। अब बात आती है कि हमसे क्यों पढ़े। हम तो ये बताते हैं कि हमसे ही क्यों पढ़ने का फायदा। हमसे पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आप जैसे मुझे जानते ही हैं मेरा नेचर, कि एक साइंस को मैं एक ही साइंस नहीं पढ़ाता वहां। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी हर टॉपिक के ऊपर कुछ रूल बताने वाला हूं। जैसे मैं पढ़ा तो आपको नाड़ी से स्पाउस कैसे देखेंगे, मैरिज कैसे देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वैदिक के भी कुछ थंब रूल हैं। अब मुझसे रुका नहीं जाता ना, जब मेरे को पता लगे टॉपिक है याद आ गया तो आपको वैदिक भी समझा दी। लेकिन जो बाकी लोग हैं नाड़ी पढ़ा रहे हैं तो नाड़ी ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी है। ये बता दूं मैं आपको, कोई नाड़ी वाला वैदिक नहीं पढ़ता, ये ध्यान रख लेना। और नाड़ी पढ़ाने वाला वैदिक जानता ही नहीं होगा, ये भी पक्का बता दूं। 99% लोग जो नाड़ी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक तो सबको ही पढ़नी पड़ती है, उस लेवल की नहीं पड़ी होगी, रिसर्च लेवल। तो मैंने एक एक वर्गा चार्ट पर है ना सालों लगाए हैं। पता मैंने अगर नवांश की बात करें तो 1 साल मैंने नवांश ही पढ़ा है जाकर। तो इसलिए 24 वर्गा चार्ट होते हैं, D1, D2, D3, D4, D6, D9, D10, वो सारी कुंडलियां बनती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक एक कुंडली पर आप कई महीने रिसर्च कर सकते हो, हमने वो की हुई है। तो मैं आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैदिक के भी हम रूल देने वाले, इसलिए मैं आपको वैदिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं अगर वैदिक नाड़ी के साथ साथ आपको वैदिक भी बता रहा हूँ कि भाई चलो नाड़ी में ये रूल बन रहा ना, एक बार वैदिक पे भी नजर मार लो, है ना। तो क्या होता है, आपका पक्का हो जाता है। तो इसलिए हमसे पढ़ने का ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है कि यहाँ पर हम आपको नाड़ी के साथ साथ वैदिक भी पढ़ाने वाले। जैसे हमने अंशु जी ने आपको मान लिया D10 चार्ट वो पढ़ाया, व्यवसाय कैसे देखेंगे, किसी के एजुकेशन कैसे देखेंगे, तो एजुकेशन में हम वैदिक से कैसे पता लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ क्लू देने वाला हूँ। ओके, अब से पहले मैंने थोड़े क्लू दिए थे, लेकिन इस बार मैं आपको और ज्यादा, मतलब ये समझ लो नाड़ी के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे, इतना मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए पढ़िए हमसे। ये कम से कम हमने लिखा है 25 क्लास, हो सकता है 30 क्लास हो जाए। हमारे यहाँ क्लास का मतलब ये नहीं 25 क्लास होगी तो नमस्ते हो जाती है। हमारा मकसद है आपको कोर्स कंटेंट जो है वो आना चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ जितने भी टॉपिक है सारे कवर किए जाएंगे, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। तो समझ लीजिए आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की फीस दे रहे हो और वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्री में पढ़ रहे हो। ओके, इसके साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मैं जितना आप समझ सकेंगे, मैं तो कोशिश करूंगा सारे समझाने की, लेकिन आपका लेवल देखते हुए, आपकी मेहनत देखते हुए, मैं तो हर कोर्स में बोल देता हूँ पहली क्लास में कि देखिए मैं तो सागर हूँ, है ना, और मुझे बहना आता है। आप कितना मेरा यूज कर सकते हैं, कोई बोलेगा कि भाई मेरा यूज कर लो, आप जितना मेरा यूज कर सकते हो कीजिए, यूज करना, मिसयूज नहीं करना। ठीक है, तो आप जितनी मेरे को सपोर्ट करेंगे, सर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, आप पूछने वाले बने ना, आप मेहनत कीजिएगा हमारे साथ। तो मैं नाड़ी के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आपको ऐसे ही बता दूंगा कि जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना शुरू करेंगे तो मजा आएगा आपको काम करने। ठीक है, यस, चलो आगे। 8th हाउस। अब जनरली 8th हाउस को हम थोड़ा नेगेटिव हाउस मानते हैं, बट अकेला 8th हाउस कभी भी खराब नहीं होता। 8th हाउस से हम अपनी लॉन्गेविटी भी देखते हैं, डेथ भी देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, सडननेस है। बट प्लस साइड ये भी है इसकी कि अनएक्सपेक्टेड हमें गेन्स भी दे जाता है, लॉस भी दे सकता है बट गेन्स भी दे जाता है हमें। ये इनहेरिटेंस भी है ये हमारा। कुछ लोगों में बहुत टैलेंट होता है बट वो एक हिडन टैलेंट होता है जो कि हम 8th हाउस से देख सकते हैं। नेगेटिव एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि ये डिजीज देता है जो कि इनक्योरेबल भी होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ये भी हम इससे देखते हैं, और फीमेल का मंगलसूत्र भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जो कि हमें नेगेटिव तो देता ही देता है, प्लस अनएक्सपेक्टेड हमें गेन्स भी लाइफ में दे जाता है। हम रिसर्च भी 8th हाउस से ही करते हैं। अनटिल अनलेस 8th हाउस किसी और 6th हाउस या 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो, वो हमें नुकसान नहीं देता। नुकसान हमें 8th हाउस तब देता है जब वो 6th और 12th के साथ जुड़ जाता है। अकेला 8th हाउस हमें बेनिफिट ही देके जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर हम यही सीखने वाले हैं। देखिए आपको ना रूल तो कोई भी किताबों में मिल जाएंगे, इसलिए कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि किताब से अगर ज्ञान आता तो लाइब्रेरी ना सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होता। किताब और यूट्यूब से ज्ञान नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ये तो ऑकल्ट साइंस है, ये किस तरह किसी गुरु की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप गूगल को गुरु बना सकते हो, यूट्यूब को गुरु बना सकते हो, लेकिन उसके पास वो कंटेंट तो बहुत सारा है उसके पास, लेकिन वो कहता है ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, बस, है ना, वो साइकिक एबिलिटी नहीं है, वो इंट्यूशन पावर नहीं है उसके पास। बस अगर वो भी आ जाएगी तो फिर हमारा रोल खत्म हो जाएगा। कंटेंट बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन उस कंटेंट को लगाना कैसे है ना। जैसे न्यूमरोलॉजी में बात करता हूँ, भरा पड़ा है न्यूमरोलॉजी, इतने सारे वीडियोस है भगवान, दुनिया भर के वीडियो है। एक चीज खोलो आप, लो शू, करोड़ों वो आ जाएंगे आपके साथ। फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलते रहो, किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन उन कंटेंट को लगाना कैसे होता है। यूट्यूब के ऊपर जितना भी कंटेंट पड़ा है ना ओपनली, मेनली आधा अधूरा है। मैं बता दूं, कोई भी कंटेंट नहीं डालता पूरा अपना, क्योंकि अगर सारा कंटेंट वहां डाल देंगे एज इट इज तो उनसे पढ़ने कौन आएगा, उनसे कंसल्टेंसी लेने कौन आएगा।
ठीक है, तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर देखकर लोग मेरे से आते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, सर वहाँ ये पढ़ा था, वहाँ ये लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया था। तो मैंने कहा उनसे पूछते तो सही कि भाई साहब क्या बताया था, क्यों बताया उन्होंने। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वो आजकल बड़ा चल रहा था पीछे, कुआं नंबर को माथे पे लेकर घूमते रहो। बोला सर हर वीडियो में वहां पर भरा पड़ा है, इतने बड़े बड़े ब्रांड जो 20-20 साल से टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुआं नंबर को माथे पे लेकर घूमो, हाथ पे लेकर घूमो। तो मैंने कहा भाई एक बार बता, ये साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि हाथ पे लिखने से क्या हो जाएगा, उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे ऐसे वीडियोस फैल जाते हैं मार्केट में, तो अच्छाई दब जाती है। कोई बात नहीं, हमने मुहिम चला रखी है कि एक्चुअल कंटेंट क्या है किसी भी सब्जेक्ट का, वो हम आपके सामने ला करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे 8th हाउस के बारे में बताया गया, 8th हाउस नो डाउट नेगेटिव है, लेकिन ये कब पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको, है ना। तो ये आपको अंशु जी कोर्स में बताने वाली है। आपको जब तक 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा ना, आपको अपनी इनहेरिटेंस में नहीं मिलने वाला। मजे की बात है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ शायद, जब मैंने मैरिज का टॉपिक लिया था, ये 8th हाउस है, ये ही आपको डोरी दिलाता है, और यही 8th हाउस है, ये आपका डिवोर्स भी कराएगा। अब ये डिवोर्स कराएगा या आपको डोरी दिलाएगा, अब ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस होती है लगाना, यही अंशु जी आपको सिखाने वाली है। ठीक है, कि ये 8th हाउस कैसे काम करता है। चलो आगे। 9th हाउस, 9th हाउस हमारा रिलीजियस इंक्लिनेशन दिखाता है। कई लोग बहुत धार्मिक होते हैं, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। हमारे गुरुज या हमारे फादर, ये सब हम 9th हाउस से ही देखेंगे। पिलग्रिमेज, या फिर ये कहिए कि जो लोगों को बहुत धार्मिक की तरफ जाते हैं, उनके लिए उनका जब 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो वो उस तरफ ज्यादा चले जाते हैं, ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। और अगर हमें अब्रॉड जाना है, लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग जर्नीज, वो भी हम 9th हाउस से ही देखेंगे। कुछ लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं। अगेन द रूल कम्स ऑफ 9th हाउस। हमारा फेम, फर्स्ट हाउस भी हमें फेम दिलाता है और 9th हाउस भी हमें फेम दिलाता है। हमारा फॉर्च्यून, हमारी किस्मत, हमारा 9वां घर है। हमारी हायर एजुकेशन, जैसे सर ने आपको बताया, 2nd हाउस से हम स्पीच देखते हैं। और हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हम 4th हाउस से देखते हैं। हमारी हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखते हैं, और हमारी रिसर्च हम 8th हाउस से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स पे हम हिप्स और थाइज हम 9th हाउस से लेते हैं। तो बेसिकली देखिए 9th हाउस कहाँ अच्छा है और कहाँ बुरा है, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि 9th हाउस 10th हाउस का 12th हाउस है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, लेकिन हर हाउस से उसका 12th हाउस कभी कभी उसका लॉस करा देता है। और यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जहां पर ये नहीं लगता, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये सारा आपको समझाया जाएगा। और मुझे याद आता है मेरे गुरु ने एक बार जब D10 चार्ट हमने पढ़ा था, तो 9th हाउस के बारे में अभी बता देता हूँ मैं, एक क्लू है बहुत बढ़िया वाला, कि जो लोग अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा भी जानते होंगे, थोड़ा सा भी जानते हैं, ऐसे ऐसे रूल निकलेंगे मेरे मुंह से, अपने आप निकलते हैं। जब कोर्स में आएंगे तो वो बताऊंगा कि जब कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वर्गा चार्ट बनते हैं, है ना, तो जब आपका प्रोफेशन देखना होगा ना, प्रोफेशन के अंदर देखा था दशमांश चार्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं D10 चार्ट। आपने पढ़ा होगा अंशु, मेरे से पढ़ा था ना D10। हाँ जी। उस D10 चार्ट में जब भी कभी 9th हाउस की दशा चलेगी, तो बिना काम के पैसा आएगा, बिना काम के पैसा आएगा। पैसा तो आएगा लेकिन काम नहीं कर रहे होंगे आप। अच्छा जी, तो कई बार आता है ना कि भाई रिटायर हो गए या नौकरी छूट गई, क्या होगा पता नहीं, भाई पैसा आएगा। तो नौकरी छूट गई कोई बात नहीं, तो खाली बैठा ना कोई बात नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। अब दूसरे का पैसा आ रहा है, तेरा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है हमें नहीं, पैसा आता है। तो इसी तरह के कुछ थंब रूल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो हमारी रिसर्च है 14 साल की, और मुझे 14 साल हुए ना, तो समझ लो एक आम इंसान को 20 साल से प्लस ज्यादा होंगे। मैंने ज्योतिष को जिया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरा बेस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तो कहता है मेरे खून को अगर निकालोगे ना अभी, तो ज्योतिष ज्योतिष करता हुआ निकलेगा वो बारह। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। हमारा प्रोफेशन कैसा होगा ये हम 10th हाउस से देखते हैं। हमारे कर्मास, हमारा बिजनेस, हमारी पावर, ये सब हम 10th हाउस से देखते हैं।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑल्सो। और हमारी जो बॉडी पार्ट्स में हम इसको नी जॉइंट्स, ये भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं। कई लोगों का, आई विल से मोस्टली जो लोग हैं वो, उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा प्रोफेशन, कि हम राइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इतने एफर्ट्स करते हैं तो भी हमारा प्रोफेशन इतना अच्छा क्यों नहीं है। तो हमारा प्रोफेशन अच्छा या बुरा है, प्रोफेशन हम 10th हाउस से देखेंगे, अच्छा या बुरा है, देन अगेन वी विल गो स्विच टू द कि वो किस हाउस से कनेक्टेड है, कि वो 6th हाउस से कनेक्टेड है, 12th से कनेक्टेड है, तो हमारा उसको रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे, ये सब हम 10th हाउस से देखेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको फिर एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैं भी आपको 2-3 टॉपिक है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। एक प्रोफेशन से रिलेटेड, एक बच्चे से रिलेटेड, चाहे उसकी एजुकेशन है, चाइल्ड बर्थ की बात है, और एक है आपका मैरिज। 3 टॉपिक, मतलब हर दूसरा बंदा इन 3 में से एक टॉपिक जरूर पूछता है, हर दूसरा बंदा कंसल्टेंसी में। ये मैंने सोचा कि ये 3 टॉपिक मैं आपको वैदिक में भी पढ़ाने वाला हूं। नाइस। ठीक है, तो ये फायदा हमारे साथ। तो आपको नाड़ी के साथ साथ अगर ये मैं अलग से पढ़ाने की कोशिश, इनकी फीस चार्ज कर लूं ना आपसे, तो शायद इस कोर्स से ऊपर बैठ जाएगी। अगर ये 3 वर्गाचार्य जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, अगर इनकी फीस मैं जोड़ लूं, जो मेरी फीस है वर्गाचार्य पढ़ाने की, तो इस कोर्स से ऊपर चली जाएगी। बोनस सही है तो फिर तो ये बोनस है आपके लिए, ठीक है। और ये आपसे पहले मैंने पढ़ाया भी नहीं है कभी कि मैंने वैदिक के साथ नाड़ी, ठीक है, कभी कभी कुछ क्लू दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन मैं नाड़ी के साथ साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये 3 सब्जेक्ट कैसे देखे जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट दे रहे हैं आपको, आइए सीखिए। और मजे की बात है, वो मैंने अभी कहते हैं ना दूसरा हाथ अमिताभ बच्चन की तरह लगाया नहीं है। इसमें आपको ये बेनिफिट ये मिलने वाला है कि मेरे भी गुरु, जो जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने लाल किताब सीखी है, जिनसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, जिनसे मैंने बड़ा सारा ज्ञान लिया है, होतन रामपाल जी, ठीक है, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। वैसे वो आगे कुछ पढ़ाने वाले हैं, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उनसे मैंने बोला सर नक्षत्र नाड़ी आपने हमें तो पढ़ाया है ना कुछ, लेकिन गुरु तो गुरु होता है ना, तो वो भी आपको कुछ क्लू देने वाले हैं, कुछ अच्छी चीज जो हमें भी नहीं पता शायद। तो कुछ क्लासेस में आपको खत्म होने की वजह से हमारा कोर्स हो जाएगा या थोड़ा हम सीख लेंगे, फिर उनको भी बीच बीच में बुला के एक क्लास सर आप लीजिए, उनको कुछ पॉलिश कर दीजिए, कुछ और टूल बता दीजिए, तो उनसे भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो समझ लीजिए, तभी मैं कह रहा हूँ ये बैच एक यूनिक बैच बन रहा है। इसमें 3 लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, 3 लोगों की अपनी अपनी रिसर्च है। जैसे मैंने अंशु की बात की, अंशु ने 8 साल में बहुत कुछ इसमें काम किया है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मेरी स्टूडेंट रही है, नाड़ी की भी मेरी स्टूडेंट रही है, अपनी रिसर्च की है उन्होंने बहुत बढ़िया। और मैं आपको जो मेरी अपनी रिसर्च है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की 3 टॉपिक के ऊपर, मैं नाड़ी के साथ साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब ये नहीं कि हर बार होगा ऐसा, इस बार मन किया तो पढ़ा दिया, कोई कंप्लीट वो नहीं होता कि मैं हमेशा कमिटमेंट है पढ़ाएंगे, इस बार पढ़ा रहे, आगे का पता नहीं। ठीक है, चलो अंशु। 11th हाउस, 11th हाउस की तो आई थिंक एवरीबडी नीड्स दिस हाउस, हर किसी Yes. को भी हाउस चाहिए, डेफिनेटली, बिकॉज इट इज द मेन हाउस ऑफ गेन्स। हमारी हर चीज का गेन हम इसी घर से देखते हैं, 11th हाउस से देखते हैं। वो मटेरियल गेन्स हो, हमारी मैरिज का गेन हो, कुछ भी गेन हो, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारा इनकम, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, सबकी डिजायर होती है, वो डिजायर पूरी होगी नहीं होगी वो हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारे रिवॉर्ड्स, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारे एल्डर को बॉन्ड्स भी हम 11th हाउस से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में लेग्स हैं, ईयर्स हैं, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। अगर कोई डिजीज है, उसकी रिकवरी है, तो भी हम उसको 11th हाउस से देखेंगे। यानी कि ऑल्दो इन अ नटशेल की हर चीज का गेन हम 11th हाउस से देखते हैं, which is a very important house for us. बहुत बढ़िया। ये देखिए एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी 11th हाउस समझ लीजिए ब्लेसिंग है बस। ये मतलब कहते हैं ना श्री कृष्ण का साक्षात हाथ जो रखा गया ना 11th हाउस पर रखा गया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है 11th हाउस।
अब ये कहाँ आता है, किसके साथ आ रहा है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से आप सामने डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली 11th हाउस मेन हाउस है, कहते हैं ना अगर ये जिसके साथ जुड़ जाएगा, इसमें कृष्ण जी साक्षात उसके साथ खड़े होंगे, ये मतलब है 11th हाउस का। और इसके क्या मतलब आएंगे तो आपके कोर्स में आएंगे तो आपको बताया जाएगा। ओके, बहुत ही यूनिक कोर्स बनाया है इस बार हमने, मतलब और ये मन किया है मेरा ना, कहते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं है, मतलब 2-4 महीने हो गए मुझे ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाए हुए। अब मेरे अंदर से ना कुछ हो रहा है मुझे कि मुझे वैदिक पढ़ाना है। अब मैंने कहा यार बैच शुरू करूँ, छोड़ो कोई बात नहीं, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इन्हीं को वैदिक पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वैदिक के अंदर जो एडवांस कोर्स होता है ना हमारा, मैरिज अलग अलग टॉपिक हम लेते हैं, 3-3 महीने पढ़ाते हैं। 3 महीने तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ इतना कर देंगे आप कि वैदिक से भी ये सब चीजें देख पाओगे आप। और जब किसी को वैदिक से टॉपिक पकड़ने आ गए ना एक बार, और नाड़ी अगर आप जानते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ये गारंटी है। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि आपको एक टॉप सब्जेक्ट में हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं। मैं फिर वही कहता हूँ कि मैं तो भैया लूटने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप जितना लूट सकते हो लूट लो। ठीक है, ठीक है, वैदिक भी आपसे सीखना है। ठीक है, बबीता जी बोले वैदिक जी आपसे वैदिक भी आपसे सीखना है, सीखिए कोई बात नहीं, आप जो मर्जी सीखिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ बोनस फॉर आई थिंक फॉर एवरीवन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वैदिक भी साथ में सीखेंगे तो। चलो नेक्स्ट हाउस कर लो, लास्ट हाउस है 12th हाँ हाउस। जी, 12th हाउस हमारी कुंडली का लास्ट हाउस, 12वां घर, जो हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो हम 12th हाउस से देखते हैं। सेपरेशन, किसी चीज से हम अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उसमें भी 12वें घर का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉसेस भी हमारे 12th हाउस से दिखते हैं। बेडरूम, बेड प्लेयर्स, ये भी 12th हाउस है। हमारी नींद, स्लीप, सब 12th हाउस है हमारा। फॉरेन हम 9th हाउस से भी देखते हैं, एज वेल एज हम 12वें घर से भी, 12th हाउस से भी देखते हैं। हमारा हॉस्पिटलाइज कोई होगा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है और वो हॉस्पिटलाइज नहीं होता, वो घर में ही ठीक हो जाता है, या एक नॉर्मल डॉक्टर के उससे ही ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल जाएंगे नहीं जाएंगे, उसमें भी हम 12th रोल को देखते हैं। हमारे फीट, हमारी आईज, ये सब हम 12वें घर से देखते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अंशु क्लोज कर दो स्क्रीन शेयर। हाँ जी, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको अंशु ने दी है, और कोर्स में अंशु आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। ओके, जो जो देखिए कोऑर्डिनेट तो खैर हम बता ही देंगे, लेकिन अंशु जी की अपनी कुछ रिसर्च है, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने अपना फाइंडिंग्स हैं कुछ, वो भी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको नाड़ी के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और ये कंप्लीट कोर्स है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बचने वाला है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में कंप्लीट है, नो डाउट, लेकिन फिर बात वही आती है ना, जैसे आपने देखा होगा जिसने टैरो पढ़ा है, टैरो न्यूमरोलॉजी हमने लगा दी, ज्योतिष लगा, तो क्रश आ गया ना, एक एक्स्ट्रा टॉपिंग आपको मिल गई। तो टॉपिंग क्या, टॉपिंग का टॉपिंग मिलने वाला है यहाँ पर आप। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है इस बार वैदिक पढ़ाने का, तो मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ अपने वैदिक में। अंशु जी आपको नाड़ी पढ़ाते रहेंगे, मैं आपको वैदिक पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ठीक है तो सर। बहुत बढ़िया है ये कोर्स हमारा। इसके अंदर हम आपको जो भी कंप्लीट है कोर्स, मतलब ए से लेकर जेड तक है, इसमें कुछ छूटता नहीं है हमारे, कुछ भी, चाहे वो आपके लाइफ के जितने इश्यूज हैं, मैरिज, चिल्ड्रन, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कौन पढ़ने जाएगा, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, आपके व्हीकल, आपका घर, मतलब कब बनेगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके सारे क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो अब आपके ऊपर बात है कि आप कितना सीख पाते हैं। मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ, हम 25 का 30 क्लास पढ़ा देंगे आपको। भैया की मेहनत आपने करनी है। मुझे जितना लगेगा कि मुझे लगेगा कि आप और डिमांडिंग हो, आप कर पा रहे हो, मतलब पॉप अप कर पा रहे हो हमारे साथ, तो मैं और देता चला जाऊंगा। वो आपके ऊपर है, आप कितना ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई भी कोर्स फिर से किया होगा, तो उसमें मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ कई बार, लेकिन आपका लेवल ही उतना नहीं होता। मुझे पता अगर मैंने इससे ज्यादा दिया तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं भी उतना ही दे पाता हूँ ना जितना मुझे लगता है कि आप ग्रास्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स समझ लिया आज से शुरू हो चुका है। आज लास्ट वेबिनार समझ लो, एक इंटरेक्शन समझ लो, आज हमारा है, कल से हमारा बैच शुरू है। हमारा बैच बन चुका है ऑलरेडी, ग्रुप बन चुका है, जिन्होंने पेमेंट कर दी है।
तुम्हारे 25 डेज कम से कम है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 9 to 10:30 डेली आपकी क्लास होने वाली है। हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी आपकी। ओके, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज 15,000 प्लस 18% जीएसटी है, आप पे कर सकते हैं। और क्लास में आइए, सीखिए, 3 गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आंसर आपके हैं तो यस आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, वो ऑलरेडी आप जिस ग्रुप में हैं, मैंने ग्रुप में कोर्स कंटेंट भी डाल दिया है। ऐसा नहीं कि हमने कोर्स कंटेंट को छुपाया है कि हम क्या पढ़ाने वाले, इसलिए हम हर सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं कोर्स कंटेंट पहले डाल देते हैं। कल को ये ना लगे सर आपने ये कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध टॉपिक रह जाता है बाई चांस, तो रह गया तो फिर पढ़ा देंगे, है ना, कुछ छूटता नहीं है हमारे यहाँ। चलो, शोभना, बेगुनंदी नाड़ी अलग होती है, वो भी ला रहे हैं। एपी हेलो सर, एक मिनट शोभा, किसने क्वेश्चन पूछा है? बेगुनंदी नाड़ी, नाड़ी बहुत तरह की होती है। हम यहाँ पर नक्षत्र नाड़ी पढ़ाने वाले हैं। अगर बेगुनंदी नाड़ी पढ़नी है तो उसके लिए भी तैयार रहिए, वो भी अगले महीने आ रही है। ठीक है, बेगुनंदी नाड़ी भी आ रही है, लाल किताब भी आ रहा है, वास्तु भी आ रहा है, टैरो भी आ रहा है, न्यूमरोलॉजी भी आ रही है, पामिस्ट्री भी आ रही है, ग्राफोलॉजी भी आ रही है। आप पढ़ने लायक, पढ़ने वाले बनो ना, हम तो सब कुछ ले आएंगे। ओके, सब कोर्सेज आ रहे हैं आने वाले वक्त। नेक्स्ट कब शुरू होगा, किस चीज का, हमें ये नहीं पता। 8-12 यस, शोभना जी प्लीज। सर अच्छा मुझे पूछना है कि इसके बाद भी फिर हमें इसमें और एडवांस लेवल की कोर्स रहेगी कुछ क्या, नहीं है या ये मैडम, कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम ने। मैं बता दूं, मेरे जितने भी कोर्स होंगे ये कंप्लीट है। इसके बाद कंटेंट वाइज कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, हमारे सारे कोर्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ओके हाँ, कुछ नहीं रहेगा सर कि हमारे लेवल 1, लेवल 2, बेसिक, एडवांस, प्लस ये वो कुछ नहीं है। हाँ, लाल किताब में हम जरूर दो टॉपिक रखेंगे, एक बेसिक एक एडवांस, क्योंकि वहां पर हाई सब्जेक्ट ऐसा कि पहले ग्रामर है लाल किताब की और फिर ग्रामर की एप्लीकेशन है, वहां पर 2 बैच बनेंगे। लेकिन हमारा जो अभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं ए से लेकर जेड तक है। ओके, टैरो होता है, टैरो ए से लेकर जेड तक, न्यूमरोलॉजी ए से लेकर जेड तक, पामिस्ट्री ए से लेकर जेड तक। हमारे यहाँ कोई भी कोर्स इनकम्प्लीट नहीं है, सारे कोर्स बिल्कुल ए से लेकर जेड तक है। ठीक है, चलो प्रियंका प्लीज। प्रियंका, ज्योति। सर आप मेरा देखने वाले थे सर, इसलिए देख मैंने लेता हूँ प्रियंका, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपका मैं देख लूँ, जाता थे बता दूंगा। ठीक है, ओके अभी ले लूंगा। ज्योति, जाने से पहले आपको बता के जाऊंगा। सर जी राधे कृष्ण। एक मिनट ज्योति, अभी किसी ने पूछा लोशु गेट अभी, अच्छा बच्चा बोल रहा है, अभी हमने लोशु का फ्री कोर्स कराया था। आप लोग जुड़े रहिए, अगले महीने फिर हमारा लोशु फ्री होगा। देखिए जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो ग्रुप में जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ फ्री का भी मिलने वाला है। ओके, कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। ज्योति बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था, जैसे अभी कोई छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी, तो हाँ जी। उसको पीलिया है, हाँ, उसके लिए हम क्या रेमेडी दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अब क्या हो ना, कोई और होता ना डांट देता, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जॉन्डिस है ना। यस सर। जॉन्डिस होता है आपको जुपिटर की वजह से। ओके अब सर। बच्चा छोटा है, बच्चे को कोई रेमेडी नहीं कराई जा सकती। आप सिर्फ ये करेंगे, बच्चे के नाम से जुपिटर के मंत्रों को चैंट करना शुरू कर दो। ओके सर। बस इतना कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। अभी किसी ने पूछा है व्हाइट, क्या पता नहीं अभी क्या क्या मैसेज था, मैं देखता हूँ। मैसेज था कुछ किसी का, व्हाइट मैजिक कोर्स, एंजल गाइडेंस मैसेज, ऑरेकल कार्ड रीडिंग, मून रीडिंग, बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है सर हमारे पास। ऐसा कोई कोर्स नहीं जो मैं ना जानता हूँ। कोई इक्का दुक्का कोई बच गया होगा, उसका नाम कुछ अलग हो गया हो तो बात करें। आने वाले वक्त के अंदर अभी मैं राइडर वेट तो पढ़ा ही रहा हूँ। अगले महीने से हमारा ओरेकल कार्ड्स और ओशोजन कार्ड ये भी लॉन्च हो रहे हैं, अगले महीने से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टिके रहिए, बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ मिल जाएगा। मधु जी, अभी ऐसे ही थोड़ा ना एक एक स्टूडेंट मेरे साथ 10-10 कोर्स, मैंने कहा यार एक आध कोर्स कहीं और से पढ़ के देख ले। बोला सर और कहीं जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा आपने चस्का लगा दिया अपना, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। क्रिस्टल कोर्स अभी तो कराया था पीछे, शुभा क्रिस्टल कोर्स अभी पिछले महीने तो कराएंगे, अभी बीच बीच में टाइम जैसा मिलता रहेगा।
देखिए हम बड़े कोर्स तो कराते हैं, छोटे कोर्स भी हमने कराने शुरू कर दिए। जैसे मैंने पिछले महीने क्रिस्टल कोर्स कराया, रुद्राक्ष कराया, जीवो सिंबल कराया था, रेमेडीज का कोर्स कराया था, पीछे मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराया था। तो ऐसे कोर्स आते रहेंगे, हम महीने में 4-5 कोर्स ऐसे छोटे-छोटे कोर्स भी लेकर आते हैं, वो भी करते रहिए हमारे साथ। अब आपको पता है ना, मैंने रुद्राक्ष के साथ ज्योतिष, वास्तु इन्वॉल्व किया। अब मेरा जीवो सिंबल आ रहा है और स्विच वर्ड्स आ रहे हैं। स्विच वर्ड्स में आपको वास्तु से कैसे कनेक्ट किया जाता है वो आपको बताने वाला हूं। तो ये फायदा होता है हमारे साथ कि आप एक साइंस पढ़ते हैं ना, दूसरी साइंस को कैसे मिक्सअप किया जाता है या उसकी वैल्यू को कैसे और इनहांस करना है, वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, मतलब टॉपिंग एक्स्ट्रा मिलती है आपको हमारे। मधु प्लीज। सर मेरे को पूछना था कि जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं चार्ट्स सारे D1 D2 जैसे सारे चार्ट्स की स्टडी होती है, क्या इसमें भी वो कवर होते हैं? नहीं, नहीं। ये सबसे मजे की बात है इसमें। अंशु प्लीज, अंशु सुन रही है तो मेरे को एक बार एक अभी ना कोई भी एक कुंडली शेयर कर दो, कोई भी एक कुंडली बनाकर ना और सॉफ्टवेयर बनाकर शेयर कर देना। एक सेकंड सर। ठीक है, तो हाँ कोई नहीं कर देना। चीज और हाँ जो जैसे दशा अंतर दशा हम वैदिक में निकालते हैं, इसमें भी क्या ऐसी प्रोसेस होता है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर प्रेडिक्शन करने का प्रोसेस अलग है, लेकिन सब कुछ वही है। भाव, राशि, प्लेनेट, ठीक है, उनकी दशाएं निकालना, प्राशित दशा चलती है इसमें भी, वो दशांतर प्रत्यंतर वही चलता है सब कुछ, लेकिन प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग है। वहां पर हम वर्गा चार्ट को पकड़ते हैं, यहाँ पर वर्गा चार्ट नहीं पकड़ने, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को जज करना होता है। जैसा अभी कुंडली शेयर करेंगे अभी आपसे, तो आपको दिखाएंगे कि वहां पर हमें कुंडली भी नहीं देखनी होती जब हम प्रेडिक्शन करते हैं किसी, तो वहां पर हर प्लैनेट के किसके नक्षत्र में है, किसके सब लॉर्ड में है, वो क्या क्या कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, नंबर्स होते हैं बेसिकली, उन नंबर्स को रीड करना होता है बस। बहुत ईजी है, तभी करना बहुत ईजी, आराम से सीख जाता है। प्रेडिक्शन सेम होते हैं सर? फिर प्रेडिक्शन देखिए बात तो वही, फिर आप कहोगे सर न्यूमरोलॉजी से करो प्रेडिक्शन, वास्तु से करो, ज्योतिष से करो, लाल किताब से करो। देखिए ये ब्रांचेस अलग अलग है, लेकिन प्रेडिक्शन आ तो एक ही जगह से रही है, डिवाइन तो एक ही है, ब्रांचेस तो अलग अलग हैं, प्रेडिक्शन सेम है। हाँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी ही है। विक्रांत जी ने पूछा है क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, यस, नाड़ी और केपी एक ही चीज है। केपी के अंदर एक चीज थोड़ी सी अलग है, वो सबका सब लॉर्ड भी लेते हैं, बस इतना फर्क है, बाकी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, वही सब कुछ है, वही बनता है। तो चार्ट्स कवर नहीं होते इसमें? हाँ, नहीं, वर्गा चार्ट नहीं होते इसमें कुछ नहीं पढ़ना। एनएलपी क्या होती है शोभा जी? एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम मतलब मेंटल की एबिलिटी, मेंटल को कैसे प्रोग्रामिंग करें, अपने न्यूरो को कैसे प्रोग्राम करें, वो सिखाया जाता है एनएलपी। अब वो भी कर रहा है, अब मैं क्या क्या पढ़ाऊं यार। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। मोनिका, यस, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें। अब देखो मैं तो कह रहा हूँ शुभ नक्षत्र का एट्रीब्यूट, अरे जितना पढ़ा रहे हैं पहले वो तो पढ़ लो, आप जितना डाइजेस्ट कर पाएंगे उतना पढ़ा देंगे आपको। मेरे पास तो समुंदर है, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ने वाले पढ़ो आप। हमारे पास तो इतना कुछ मटेरियल है, 14 साल से पढ़ रहे हैं, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आज भी कहीं पढ़ने जाता हूँ, ओके, आज भी ज्ञान ले रहा हूँ, क्योंकि रोज अपने आप को अपडेट करता हूँ। अब आपके सामने कुंडली शेयर की गई है, ठीक है, अब ये कुंडली है, सिर्फ यही देखनी होती है। ये आपका लगन चार्ट है, ये आपका भाव चली चार्ट है। अभी कैसे बनता है वो आपको सिखाया जाएगा, इस सॉफ्टवेयर को कैसे रीड करना होता है ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिसने क्वेश्चन पूछा था अभी, यहाँ पर ये ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं नंबर्स को। जैसे ये प्लैनेट केतु है, केतु के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 4, 6, 9, 11। केतु किसके नक्षत्र में है? जुपिटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 3, 4। और इसके बाद है वीनस के 3, 6, 11। ठीक है, तो यहाँ नंबर्स को पढ़ा जाता है, नंबर्स को पढ़ा जाता है। रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल, मेरा कर्सर देख पा रहे हैं क्या आप? क्या नाम, अंशु मेरा कर्सर दिख रहे हैं? दिख रहा है क्या मेरा कर्सर? मेरा कर्सर नजर आ रहा है क्या आपको मूव करता हुआ? एक बार करना प्लीज मूव आप। यू कैन कंट्रोल, हाँ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ये देखो
मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा हो, जैसे लगन के असेंडेंट पर है। कोई मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो यस लिख सकता है। मेरी स्क्रीन पे नहीं शेयर हो रहा आपको। अच्छा, ये आपका हो रहा है, यस आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक कुंडली है, ये एक लगन कुंडली होती है, भाव चलित कुंडली होती है। दो कुंडली बनती है यहाँ पर सिर्फ, एक लगन कुंडली, एक भाव चलित कुंडली। और नीचे आप देखिए कुछ प्लान लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इन नंबर्स को देखकर प्रेडिक्शन करनी है। और यहाँ पर दशाएं लिखी है, यहाँ पर ये आप दशाएं देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर दशाएं लिख रही है, केतु में वीनस में वीनस। तो यहाँ पर ये दशाएं चल रही हैं, कब से कब तक चल रही है, यहाँ से दशाएं पैटर्न देखते हैं। ओके, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब ये क्या है, सब लॉर्ड क्या है, मून क्या है, डे, ये आपको कोर्स में आएंगे तब बताएंगे ये है क्या, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना भी आपको सिखाया जाएगा पूरा, इससे कैसे प्रेडिक्शन निकालते हैं, ये सब आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। तो ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। चलो, इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस टू लर्न द प्रेडिक्शन। सबसे इजी प्रोसेस है ये, मतलब इससे इजी नहीं हो सकता। अगर ज्योतिष में इससे इजी से रिफाइंड कोई सब्जेक्ट नहीं, वरना तो वैदिक सीखिएगा हमारे साथ, लगे रहिए 5-5 साल 10-10 साल, एंडलेस है। बहुत कम टाइम में प्रेडिक्शन आ जाती है। और मेरे को याद नहीं रहा, अंशिश को सिर्फ क्लोज कर दो। हाँ जी, इसको क्लोज कर दो विंडो। ओके, स्क्रीन शेयर। मेरे को याद नहीं रहा, मैं आज आपको, मेरा एक स्टूडेंट है, सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखकर वो 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आज भी कहता सर आपने क्या सिखा दिया, जबकि ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। उसने ज्योतिष सीखी मेरे से इसलिए थी कि सर मैं विश्वास नहीं करता। भाई तो सीख तो ले यार, विश्वास कर मत कर। उसको इतना चस्का लगा दिया मैंने ज्योतिष का, उसने अपनी आईटी सेक्टर में अच्छी सैलरी ले रहा था वो, और कहाँ था पता नहीं, बाहर काम करता था कहीं, जो मतलब किसी और फॉरेन कंट्री में काम करता था, ठीक है। अब उसको ज्योतिष का इतना चस्का लग रहा है, उसने जॉब छोड़ दी कुछ साल पहले। बोला सर ज्योतिष में मजा आ रहा है, यहाँ से पैसा भी आ रहा है। तो किसी ऐप में काम कर रहा है, वो 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है। रहेगा तो फिर अगले वेबिनार में बुला लूंगा उसको। ठीक है, तो ये मतलब होता है, कह रहा सर आपने इतनी अच्छी चीज सिखा दी है कि मजा आ गया सीख के। तो ये ज्योतिष चीज ही ऐसी है कि जब आप इसमें घुस जाते हो ना, तो आपको मजा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप आइए सीखिए हमसे। सुनीता जी प्लीज। हेलो सर। सर आपने मेरी मम्मा के लिए मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने आपको आज बर्थडे भेजा हुआ टाइम नहीं था ना, अभी तो मैंने वेबिनार ही कैसे अटेंड किया है, तो अभी देखूंगा। ठीक है, मेरी क्लास थी, जैसे मैं बाहर गया था, मैंने बताया था ना, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था जब आपको फोन आया था, मैंने बताया। जी जी। तो फिर आने के बाद मैं फटाफट 4 बजे आया, मेरी 4 बजे से क्लास शुरू हुई, 4 से 5 पढ़ाया, 5 से 6 पढ़ाया, ठीक है, 6 से 7 पढ़ाया। 7:30 वाली क्लास तो मैंने आज पढ़ाई नहीं, क्योंकि इतना दिमाग हेक्टिक हो गया था। ट्रैवलिंग मेरी सुबह से, मैं ट्रैवलिंग करने निकला हुआ था, और आते ही फिर वेबिनार शुरू कर दिया। अब बैठ के देख लूंगा, आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो सर बाद में देखेंगे कि अभी बताएंगे? आज ही देख के बता दूंगा, वहीं देख के बता दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं अंशु। मैं भी हिम्मत नहीं है, मैं सुबह से निकला हूँ आज, ठीक है जी। तो आप लोग सीखना चाहते हैं ज्योतिष, हमारा बैच बन चुका है ऑलरेडी, नो डाउट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं हमारे पास। तो अगर आप अब सीखना चाहते हैं तो आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या गरिमा, जिस नंबर से आपको मैसेज आएगा ग्रुप में, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और गरिमा है, वो मेरी असिस्टेंट है, ओके, वो सारा मीडिया, सारा व्हाट्सएप वही देखती है मेरे, ठीक है। तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो संदीप जी ने आज पूछा था ग्रुप में, सर ये सब मैम लेके जा रहे हैं आपको। मैंने बताया वो मेरी असिस्टेंट है, सब जानते हैं ऑलरेडी। वो बच्चे जो है ना कहीं मेरे साथ हर बैच के अंदर वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो छोड़ते ही नहीं। मैं कहा कुछ तो बाहर से पढ़ के आ जाओ। बोला नहीं सर आपसे पढ़ना है, आप तो जो कुछ भी पढ़ना है, ठीक है। तो उनको पता है कि यहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है, दी बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है, बस यही होता है, वो क्या है। बाकी सारे गुरु अच्छे होते हैं, किसी से भी पढ़ लो, लेकिन ज्योतिष, ठीक है। चलो जी, थैंक यू अंशु। तो आइए, कोर्स में आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ गुर आपको ऐसे दिए जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलो थैंक यू जी, फिर मिलते हैं आपको कल
जिसने करना है आइए सीखिए, और जिसको भी कोर्स से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो फिर मैं बात वही कहता हूँ कि मेरा नाम गूगल पे डाल दो, डॉक्टर नागेश तंवर। मेरे को ढूंढना इतना इजी हो गया है कि मेरे गूगल पे लिख दो, सिर्फ आप अमेरिका बैठे ना, मेरा नाम लिख दो डॉक्टर नागेश तंवर, मैं ही आता हूँ बस। गूगल हे भगवान, गूगल महाराज ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना इतने करोड़ों लोगों में डॉक्टर नागेश तंवर मेरा नाम लिखते ही मैं ही आता हूँ। तो ये हमारी ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग कर रखी है हमने। ठीक है जी, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय श्री कृष्ण टू ऑल। मिलते रहेंगे किसी ना किसी कोर्स में, फिर पे ना की कनेक्ट होते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अंशु, और जय श्री कृष्ण के साथ हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे आदि भी वही और अंत भी वही। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।